हेलो, गुड इवनिंग। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे हेल्थ ह्यूमन डिजीजेज। तो उसमें मैंने आपको जेनेटिक डिजीजेज करवा दी थी और आपको करवा दी थी वायरल डिजीजेज। ठीक है, जेनेटिक डिजीजेज के अंदर आपका एक क्वेश्चन था क्राई डू चैट सिंड्रोम। ठीक है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो ये भी एक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो फिफ्थ क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, उसके अंदर क्या होता है कि जो मियोसिस का पार्सन होता है, अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज स्टेज जो आती है, उसके अंदर क्या होता है जब आपके क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स रिप्लिकेट होकर के डबल बनते हैं, उस दौरान उसका एक पोर्शन जो होता है वो गायब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये फिफ्थ क्रोमोसोम डबल नहीं बन करके एक सिंगल पार्ट बन जाता है, जिसका बात कहते हैं मोनोसोमी, अकेला रह जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये मोनोसोमी जो फिफ्थ क्रोमोसोम या तो कंप्लीटली गायब हो जाए, एक स्ट्रैंड रह जाए, या इसका पार्शियली पार्ट चला जाए, या इसका पार्शियली पार्ट चला जाए, इसके कारण ये डिजीज होती है। अब होता क्या है इसके अंदर, जो बेबी होता है या जो पेशेंट, उसका जो सिर होता है वो सामान्य से छोटा होगा, जिसको कहते हैं एन माइक्रोसिफेली। अच्छा, जिसका दिमाग ही छोटा होगा तो वो बच्चा कैसा होगा, मंदबुद्धि होगा। ठीक है, तो उसका जो है मंदबुद्धि रहेगा। अब इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, जब ये बच्चा क्राई करता है तो उसके अंदर क्राई के अंदर बहुत ही टोन जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इंक्रीज होता है उसका पिच। ठीक है, उसकी वजह से उसकी आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे बिल्ली की चीख आ रही हो, इसलिए इसको म्याऊ सिंड्रोम भी कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर क्राइडू चैट सिंड्रोम के अंदर आती है। क्राइडू चैट सिंड्रोम को पढ़ा तो इसके साथ एक रेयर जेनेटिक डिजीज और आती है, जिसको कहते हैं प्रोजेरिया। प्रोजेरिया एक अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी, जिसके अंदर वो ओल्ड एज का बच्चा लगता है, पा मूवी आई थी, पा। तो ये सेम का सेम वही कंडीशन है। पा मूवी आई थी, जिसके अंदर मिस्टर बच्चन जो है एक बच्चे का रोल कर रहे हैं। ठीक है, एक किड का रोल कर रहे हैं, जो क्या है, जिसके अंदर एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत टाइम से पहले मैच्योर हो गए हैं, इस तरह से एक चीज़ आती है। तो अब इसको समझते हैं प्रोजेरिया क्या है। प्रोजेरिया के अंदर क्या है कि कुछ जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है। उस जीन का म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है, जो अपनी सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती है वो एक जगह बाइंड अप करके रहती है, एक जगह रहती है। नॉर्मली फंक्शन उसका ये होता है, लेकिन उस जीन्स के अंदर गड़बड़ा हो गया, यानी एबनॉर्मलिटीज आ गई म्यूटेशन के कारण, तो ये सेंट्रल जो प्रोटीन्स वगैरह है न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो एक जगह नहीं रह पाता है। उसके रिजल्ट के अंदर जो फीचर्स आते हैं, लक्षण आते हैं, वो ये आते हैं कि टाइम से पहले उसकी एजिंग होनी शुरू हो जाती है। और ये जनरली बच्चों के अंदर दिखता है, 1 से 5 साल के बच्चों के अंदर दिखता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो बच्चा होगा उसका सिर बहुत बड़ा दिखेगा, एज का एक फीचर्स आएगा, उसके बाल उड़ जाएंगे। ठीक है, और इमेज करो उसके अंदर नसें जो है साफ साफ दिखाई देगी आपको, उसके अंदर वेंस दिखाई देगी। तो क्या होगा, इनलार्ज हेड होगा, यानी कि मैक्रोसिफेली, मैक्रोसिफेली होगा, सिर बड़ा होगा उसका। दूसरा क्या होगा, गंजापन होगा, बाल्डनेस रहेगी, बाल्डनेस रहेगी। और क्या होगी, नसें उभरी हुई रहेगी, प्रोमिनेंट वेंस रहेगी। ठीक है, ये तीन चीज तो आगे आपके सिर के। फिर जो उसका नाक आप अलग से देखते हो, नाक बिल्कुल चोंच की तरह होगा, किसी कौवे की ऐसे चोंच देखते हो, नुकीली चोंच एकदम। तो बीक शेप नोज हो जाएगी उसका, नोज कैसा हो जाएगा, बीक शेप नोज हो जाएगा, नाक जो है बीक शेप नोज हो जाएगा। अगेन इसके अंदर एक फीचर आता है कि बूढ़ा कैसे दिखेगा आदमी, उसकी चमड़ी की जो होगी ना वो बिल्कुल झुर्रीदार ऐसे हो जाएगी, आदमी बिल्कुल देखने में कैसा दिख रहा है, बूढ़ा हो रहा है।
तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, जो स्किन है वो आपकी एक्सट्रीमली रिंकल्ड रहेगी, आपकी क्या रहेगी, झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ी हुई रहेगी। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या करती है कि धीरे धीरे आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, इस वजह से ये बच्चे ज़्यादा जी नहीं पाते हैं। ठीक है, एक उम्र के बाद इनको एडल्ट से पहले पहले ये बच्चे ज़्यादातर एक्सपायर हो जाते हैं। अब इसके अंदर एक ड्रग्स दी जाती है जो इस प्रोसेस को, बीमारी को क्योर तो नहीं करती है लेकिन इसको धीमा जरूर कर देती है। ठीक है, तो उसको याद रखना है, लोनाफार निप ये ड्रग दी जाती है, हालांकि नाम नहीं पूछेंगे आपको। अब आपको पूछेंगे क्या, प्रोजेरिया क्या है। प्रोजेरिया एक जेनेटिक आनुवंशिक रोग है। बस इसके अंदर एक जीन होता है जिसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती, जिससे वजह से वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। जीन्स का नाम है लेमिन ए, जीन का नाम है लेमिन ए जीन। क्या नाम है, लेमिन ए जीन। बस ये इसके अंदर प्रोजेरिया के। क्राइडू चैट सिंड्रोम के अंदर 5th क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो जाती है। मोनोसोमी दो तरीके से हो सकती है, या तो कंप्लीटली हो या फिर पार्शियली हो, या बिल्कुल ही आपका जो कहना मतलब 3/4 पार्ट रह सकता है। ये चीज़ आकर के चलती है। इसमें माइक्रोसेफेली होगा, माइक्रोसेफेली होगा तो बच्चा का क्या होगा, इंटेलेक्चुअल पावर कम हो जाएगी। ये चीज़ आती है आपके क्राइडू चैट सिंड्रोम। और क्राई नाम इसलिए दिया है इसका कि वो बच्चा जो रोता है तो उसकी आवाज़ के अंदर पिच बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वो गूंजती हुई आवाज़ लगती है, जैसे म्याऊ म्याऊ की आवाज़ आती है। इस वजह से इसको म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। ये जेनेटिक में 2 बच गए थे, एक बच गया था शायद आपके सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि नॉर्मली जो आपकी ब्लड सेल जो आरबीसीज होती है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप होती है डिस्क शेप में। कैसी होती है, डिस्क शेप में होती है और बाइकॉनकेव होती है। कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। ये अपने ब्लड पड़ा उस टाइम अपने देखा था। ठीक है, जो तस्त्री होती है ना, एक आप डिस्क फेंकते हो ना खेलने वाली, उसके किनारे उभरे और अंदर की तरफ से पिचकी हुई गोल डिस्क जैसा होता है, बाइकॉनकेव। अब इसमें क्या होता है कि एक जीन होता है इसके अंदर, HBB जीन, इसके अंदर गड़बड़ हो जाती है साहब। आरबीसी के अंदर एक जीन होता है, उसके जीन के अंदर ये गड़बड़ आ जाती है। इस जीन की वजह से क्या होगा कि आरबीसी की ये शेप नहीं बनेगी, इसकी शेप बन जाएगी रिबोक का साइन आता है ऐसे, या आप जो अनाज काटने के लिए जो दांतरी काम में लेते हो हंसिया, उसके जैसा शेप हो जाता है। अब होता क्या है, जब ब्लड पड़ा था तो मैंने बताया था कि डिस्क शेप और बाइकॉन के शेप होने की वजह से 2 फंक्शन होते हैं। एक तो होता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो लास्ट में जाकर के छोटी से छोटी आपकी ब्लड वेसल्स होती है, रक्त की नलिकाएं होती है, जिनको क्या कहते हैं, जो वेंस नहीं, कैपिलरीज। ठीक है, उन कैपिलरीज में से ये आसानी से निकल सकती है। ठीक है, तो ये तो होता है एक। दूसरा बाइको होने से क्या होता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से एक दिक्कत आती है, इसकी शेप ये बन गई साहब। शेप ये बन गई तो क्या होगा कि अब ना तो वो इजीली कैपिलरीज में से निकल पाएगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम हो गई। अच्छा, जब आरबीसी बढ़ाई थी एक पार्ट आया था हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, इनके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसकी एक कुंडली बनी हुई होती है। अब क्या होता है कि HBB जीन जो होता है ना, उस चैन को सही बनने नहीं देता, हीमोग्लोबिन की चैन को क्या नहीं बनने देता, सही ढंग से नहीं बनने देता। दैट्स रीजन ये होता है कि इसका शेप बन जाता है सिकल शेप। हुआ क्या कि HBB जीन्स के अंदर म्यूटेशन हुआ और हीमोग्लोबिन का जो शेप है, जो चैन बननी चाहिए थी नॉर्मली 4 मॉलिक्यूल्स की, 2 अल्फा प्रोटीन ग्लोबुलिन और 2 बीटा ग्लोबुलिन्स की, तो 4 मॉलिक्यूल मिलकर हीमोग्लोबिन बना रहे थे, वो सही नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी की पूरी की शेप सिकल शेप हो गई। ठीक है, अब सिम्टम अपने मैंने बता ही दिए क्या सिम्टम आएगा। पहली बात तो क्या आएगा कि ब्लड का फ्लो ढंग से
नहीं हो रहा है और वो कैपिलरीज में जाकर के रुक रहा है, तो रुकेगा क्या होगा, यहाँ एंड पॉइंट पे आकर जहाँ ब्लड रुक गया वह तेज दर्द होगा आपको, टर्मिनल छोर पे क्या होगा, दर्द होगा, स्वेलिंग रहेगी। दूसरा क्या होगा कि आरबीसी शेप सही नहीं है तो आरबीसी टूटेगी, आरबीसी टूटेगी तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा था, स्प्लीन को, तो आरबीसी का टूटा हुआ भाग स्प्लीन में जाने लगता है तो स्प्लीन बढ़ी हुई मिलेगी, कहते हैं स्प्लीनोमेगेली। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर एनीमिया रहेगा क्योंकि ब्लड ज़्यादा टूट रहा है तो खून की कमी रहेगी, ये चीज़ें इसके अंदर रहती है। ये इनहेरिटेड भी हो सकती है, आगे से आगे वंश से वंशानुगत जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ एक ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया कारण क्या है, एचबीबी जीन में म्यूटेशन और आरबीसीज की शेप चेंज हो गई। चेंज क्यों हुई कि एचबीबी जीन खुद गड़बड़ा गया, इसलिए हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल चेन बनती वो नहीं बन पाई। चलो, इसमें तो लगभग अपना कंप्लीट। अब अपन लेते हैं वायरल डिजीजेज जितनी भी पढ़ी थी उसमें से एक चीज मैंने नहीं पढ़ाई थी, एड्स या एचआईवी। ठीक है, वो इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि ये एक जो बीमारी थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी, एसटीडी। तो मेरा विचार था कि मैं एसटीडीज पढ़ाऊंगा, उस टाइम साथ में पढ़ाऊंगा तो अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो अब लेते हैं अपन सबसे पहले एचआईवी वायरस को। एचआईवी वायरस का क्या है, नाम क्या है पूरा, इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, रेट्रो वायरस है। क्या है, रेट्रो वायरस है। और एक आरएनए वायरस है। कैसा है, और आरएनए वायरस है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप, यानी कि गोलाकार रूप में होता है। ठीक है, कैसे होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपको एचआईवी समझ में आ जाएगा। अब इसके एचआईवी की जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्फेरिकल शेप में एचआईवी हो गया। ठीक है, जो इसकी बाहर की कवरिंग जो बनी हुई है वो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई। किसकी बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। लाइपो का मतलब हो गया लिपिड, और प्रोटीन दोनों मॉलिक्यूल मिलकर के बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे कोरोना का वायरस देखा ना आपने, उसके ऊपर क्या थे, तीखे तीखे स्पाइक यानी भाले या नुकीले कुछ सिरे लगे हुए थे, वैसे वैसे इसके ऊपर भी एक नुकीले स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, ये जो बने हुए हैं वो आपके बने हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बने हुए हैं, जीपी लिख रहा हूं मैं। अब इसका स्पाइक का जो हेड है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आपको याद नहीं रखना, आपको ये रखना है ग्लाइकोप्रोटीन 20। ठीक है, अब जो इसकी शाफ्ट है या इसकी जो छड़ी है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, उसको नाम देते हैं 41, जीपी 41। ये याद इसलिए करा रहा हूं, आगे जाके अपने को इसकी रोग होता क्यों समझने आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आउटर कवरिंग समझ में आ गई। इसके बाद में इसके अंदर की तरफ क्या होता है कि एक वायरस की प्रोटीन चेन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होता है, वायरल प्रोटीन होता है। ठीक है, वायरल प्रोटीन के बाद में इसका जो सेंटर के अंदर आरएनए के 2 सूत्र होते हैं। कितने होते हैं, आरएनए के 2 सूत्र होते हैं। उसके बाद जो इसका एक कैप्सूल बना होता है जो बुलेट शेप में होता है। कैसा होता है, बुलेट शेप के अंदर होता है। ये भी बाहर जो दाने दाने दिख रहे हैं एक तरह का वायरल प्रोटीन है। ठीक है, अब इस चीज को अपन समझ गए हैं कि वायरस की मोटा मोटा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब वायरस को अपन ने समझ लिया। अब अगली चीज समझते हैं कि आपके ऊपर जब भी डिफेंस, कोई भी आपके ऊपर इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को लड़ने के लिए सबसे पहले कौन जाता है, ब्लड के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो पढ़ी थी, डब्ल्यूबीसी को एक नाम दिया था अपन ने ल्यूकोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट आया था लिम्फोसाइट। क्या पार्ट आया था, लिम्फोसाइट। ये क्या करता है, आपको बैक्टीरिया, एंटीजन जो भी आ गया बीमारी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उसको लड़ने के लिए कौन जाता है, लिम्फोसाइट। यहां अपन लिम्फोसाइट को 2 भाग में बांट देते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है,
अब बीटा लिम्फोसाइट जो होते हैं ना, उनके ऊपर एक ये तो आपके नेचुरल चलते ही हैं। टी लिम्फोसाइट को वापस इसको दो भाग में बांट देते हैं। एक तो होती है टी हेल्पर सेल, क्या होती है? टी हेल्पर सेल। और एक होती है टी नेचुरल किलर सेल, टी नेचुरल किलर सेल। ठीक है। अब ये टी सेल्स जो होती है ना, इनकी सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं CD4। क्या कहते हैं? CD4। अब मैं ये जो चीज बता रहा हूं उसका कारण क्या है कि HIV के अंदर CD4 और टी सेल्स का काउंट देखा जाता है। इन दोनों में गड़बड़ होने से ये बीमारी क्या करती है, इम्यून सिस्टम को दबा देती है, अपने रोगों से लड़ने की ताकत को दबा देती है। ठीक है, तो इसलिए अपन CD4 पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है कि CD4 जो होता है ना, टी हेल्पर सेल क्या करता है, CD4 जैसे ही कोई एंटीजन आता है उसको ये पकड़ता है और फिर क्या करता है कि इनको कम्युनिकेट करता है, भाई इसको संदेश भेज देता है कि आपका शिकार आ गया, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये CD4 का काम होता है। ठीक है। अब ये CD4 कुछ और सेल्स में भी होता है, मैक्रोफेजेज में भी होगा, और एक डेंड्राइट सेल्स आती है जो भी आपकी इम्यूनिटी में काम आती है, उनके अंदर भी होता है। तो मेरा बताने का मतलब CD4 कहाँ है ये समझा दिया। अब क्या होता है, ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर घुस गया, जो HIV का वायरस है आपकी बॉडी के अंदर आ गया। अब इसने क्या किया कि नॉर्मल सेल्स जो है, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल की जो आपके ये बना है GP प्रोटीन। ठीक है। और अपने अंदर सेल्स जो आई है, जो टी हेल्पर सेल गई सबसे पहले इसको पकड़ने, उसके ऊपर है आपका CD4। क्या है? CD4। और इसको आपस में बाइंड अप हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, इसको पकड़ने का काम करता है, फिर आगे करके कहता है कि भाई आप आ जाओ, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ और इसके लड़ने का काम करो। अब ये जैसे ही लाइगेट हो गया, यहाँ जुड़ गया, तो ये क्या करेगा कि यहाँ की ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा और सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। स्पाइक्स तो इसके रह जाएंगे बाहर, जो RNA का सूत्र है, RNA का जो सूत्र है वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब इस RNA के अंदर जो अपन पढ़ रहे थे HIV वायरस, इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एक होता है प्रोटीएज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज और एक लाइपेज करके ऐसा एंजाइम होते हैं इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और ट्रांसक्रिप्टेज क्या है ये समझ लो एक कंसेप्ट। जनरली क्या होता है, DNA RNA को बनाता है। जनरली क्या होता है, DNA से RNA बनता है एक एंजाइम की हेल्प से, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। जब यही प्रक्रिया अपन उल्टा बढ़ देते हैं, RNA से DNA बना देते हैं, तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो RNA जो है जिसके इसके अंदर आया, तो RNA ने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से RNA को अपने DNA में बदल दिया। किस में बदल दिया? DNA में। अब RNA जो DNA में कन्वर्ट हुआ है, तो ये DNA क्या करेगा, आपकी जो नॉर्मल DNA है होस्ट सेल का, उस सेल के साथ में ये आपका देखो, ये तो जो आपके होस्ट सेल है, जो आपकी सेल है हेल्पर सेल, उसका DNA है, और ये DNA है RS जो RNA के रेप्लिकेशन से बना है, उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि आदमी का DNA हो गया, यानी कि होस्ट का DNA के साथ में RNA जो DNA बना वो जुड़ गया, वायरस का DNA जुड़ गया। तो ये क्या करता है, अपनी इम्यूनिटी को धोखा देता है। अब अपनी बॉडी पहचान नहीं पाता है कि ये पार्ट मेरा है या किसी और का है। ठीक है। अब इसको एंटीजन नहीं समझ पाता है, ये एक चीज़ समझ लो। दूसरा क्या करता है कि अब ये धीरे 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 करके अंदर अपने प्रोसेस बढ़ाना शुरू कर देता है। प्रोसेस बढ़ाता है तो क्या करता है कि उसके बाद में वायरस का मटेरियल जो बन जाता है, वापस जो RNA वापस DNA बना, ये क्या करता है कुछ मात्रा में तो ये RNA को बनाता है, और RNA दो भाग में बढ़ जाता है, एक mRNA और एक ट्रांसफर tRNA में। mRNA तो क्या करता है, प्रोटीन्स को बनाता है, tRNA वापस RNA के अंदर इसका न्यूक्लिक मटेरियल बनाता है। अब इस दौरान क्या होता है कि ये वायरस जैसे ही बना, अब ये सेल्स को बाहर निकलने लगेगा। तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बाहर वाली,
ये जो कवरिंग करता है लाइपोप्रोटीन, ये होस्ट सेल की कवर कर लेता है ऊपर। तो इसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक आ गई, क्या क्या? एक तो जो होस्ट का डीएनए है उसके साथ में जुड़ गया, तो एक तो धोखा वहां दे रहा है। दूसरा धोखा दे रहा है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है लाइपोप्रोटीन की, वो वायरस की लाइपोप्रोटीन है। तो दो लक्षण होने की वजह से अपनी इम्यूनिटी उसको पहचानने में धोखा खाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब वापस समझा देता हूं। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक तरह का रेट्रोवायरस है। ये रेट्रोवायरस होता है, इसकी खूबी ये है कि ये क्या करता है कि आरएनए वायरस होता है, लेकिन दो काम ये करता है। पहला काम तो क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या बनाता है, आरएनए से डीएनए बनाता है और होस्ट सेल के डीएनए से जुड़ जाता है। दूसरा काम क्या करता है कि जो होस्ट सेल की लाइपोप्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन, उसको भी ये चुरा लेता है, अपनी कवरिंग बना लेता है। ठीक है, वो सारा का सारा समझाने का मेरा मकसद ये दो पॉइंट थे। अब क्या होता है, जैसे ये शरीर के अंदर आता है, रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ाने लग जाता है। तो शुरुआत के अंदर जो इसकी फर्स्ट फेज होती है इन्फेक्शन होने की, उस दौरान आपको हल्का बुखार आएगा और क्या आएगा, आपको थकान वगैरह रहेगी और कुछ और सिम्टम आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लिम्फोसाइट्स अटैक करते हैं, तो लिम्फोसाइट्स अटैक करते हैं, जो आपके लिम्फ नोड होते हैं वो फूल जाते हैं। हाथ पाँव के अंदर कोहनी के अंदर जो गठान बनती है वो लिम्फ नोड बन जाता है। लसिका के नोड जो होते हैं वो फूट जाते हैं, लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। ये तीन चीज़ इसके अंदर होती है। फिर क्या होता है, ये बीमारी एक बार ठीक हो जाती है, अपनी इम्यूनिटी जो होती है शुरुआत में उसको दबा लेती है। अब नेक्स्ट स्टेज जो इसकी आती है, सेकंड स्टेज, वो होती है 5 से लेकर के 30 साल तक की, सालों तक। अब क्या होता है कि एक बार ये जो वायरस बना था थोड़ा सा, वो अपने शरीर के अंदर आ गया, इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी एंटीबॉडी बन गई और तो एक बार ये बीमारी दब गई। लेकिन ये होता क्या, धोखा दे देता है इन दो चीज़ों की वजह से। अब शरीर के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जो टी सेल्स होती है अपने शरीर के अंदर जो इसके खिलाफ लड़ रही होती है, उसकी संख्या घटने लगती है। टी सेल्स की संख्या क्या होने लगती है, घटने लगती है, यानी अपनी इम्यूनिटी कम हो रही है। और वायरस जो है आपका HIV, वो आपका नंबर में ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब वायरस ग्रोथ कर रहा है तो साथ ही साथ में क्या, ये HIV वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर म्यूटेशंस होते रहते हैं। म्यूटेशंस क्या है, जैसे मैंने वो सेल बताई थी ना, इसके ऊपर पहला है तो ऐसे स्पाइक्स आ गए। ठीक है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी इसको पकड़ने वाली इस टाइप की। नेक्स्ट टाइम इसने क्या किया, म्यूटेशन हुआ और उसके ऊपर स्पाइक बन गए ऐसे। ठीक है, तो अगली बार एक और नई एंटीबॉडी बनी, इसने भी इसको कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसने जाकर के एक वायरस और रेप्लिकेशन करा और ये इस टाइप के बना दी। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा था, स्ट्रेन बदल रहा था, वैसे वैसे ये भी क्या करता है, स्ट्रेन बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, बहरूपिया बन जाता है, जिसके कारण एंटीबॉडी इसको पहचानने गलती करती है और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो 5 से 30 साल के बाद में एक थर्ड स्टेज आती है कि आपकी इम्यूनिटी हो गई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। ठीक है, तो कमज़ोर को तो कोई भी थप्पड़ मार के चला जाएगा। तो ये कि ये चीज़ इसके साथ में हो गई। क्या हुआ कि अब आपके पास लड़ने का तो कुछ रहा ही नहीं, तो कोई भी आ गया आपके बॉर्डर के अंदर, हल्का सा भी कोई भी इन्फेक्शन आपको आया, वो आपके शरीर के अंदर ग्रोथ करने लग जाएगा, क्योंकि आपके लड़ने वाली टी सेल्स आपके पास में नहीं है। अब क्या होगा, इसका नाम पड़ जाएगा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या हुआ कि इम्यून की डेफिशिएंसी हो गई, इम्यूनिटी की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, आपके लड़ने की ताकत कम होगी, इसलिए कारण आपके अंदर रोगों के लक्षण आ गए, वो आपने खुद ने अर्जित किए। यह है एड्स। ठीक है, अब एड्स को मोटे मोटे रूप में वापस समझ लेते हैं। क्या, ठीक है, तो एड्स क्या है, HIV का वो स्टेज होती है लास्ट में, जिसके अंदर वायरस का मल्टीप्लिकेशन इतना हो जाता है कि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, इम्यूनिटी दब जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन आपके ऊपर हावी हो जाता है और दूसरी बीमारियां मरीज को लेके जाती है, न कि HIV लेके जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी होती है HIV वाले को, TB। क्या होती है, TB आसानी से हो जाती है। दूसरा एक तरह का स्किन का कैंसर होता है जिसको कहते हैं सार्कोमा,
और सार्कोमा भी कैपोसी सार्कोमा, कैपोसी सार्कोमा यानी स्किन का कैंसर बहुत जल्दी होता है इस पेशेंट्स को। दूसरा क्या होता है कि मुंह के अंदर और शरीर के अंदर फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है जिसको कहते हैं कैंडियासिस। क्या कहते हैं? कैंडियासिस, ये होने लग जाता है। तो HIV और एड्स मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है, वापस एक बार आपको नोट करने जैसा समझा देता हूं। HIV क्या है? एक RNA वायरस है जिसको रेट्रो वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इस वायरस की वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। इसकी 3 स्टेज होती है। 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज के अंदर आपको प्रारंभिक लक्षण आते हैं जैसे कि बुखार, लिम्फ ग्रंथि या गांठों में सूजन, ये आपको शुरुआती लक्षण होते हैं। दूसरी फेज होती है जिसमें कोई लक्षण नहीं आते, लक्षण नहीं होते हैं लेकिन वायरस अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है, वायरस जो है ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, और टी सेल्स जो है वो कम हो रही होती है, टी सेल्स जो है डिक्रीज हो रही होती है। अब तीसरी स्टेज आती है जिसको अपन कहते हैं एड्स। इसके अंदर आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षा आपकी जो होती है कमजोर हो जाती है और अन्य संक्रमण शरीर पर हावी हो जाते हैं, अन्य संक्रमण आपके शरीर पर हावी हो जाते हैं और उसी से आपके पेशेंट की डेथ होती है। इसका फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब होता क्यों है साहब? मोस्टली जो होता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज के कारण होता है, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण HIV होता है। दूसरा कारण है कि अगर संक्रमित मदर है, HIV संक्रमित मदर है तो आपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, बोलो। हाँ, होगा ना, क्योंकि सीधी ही बात है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है तो फीमेल को तो आसानी से ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यौन संचारी रोग है ये, असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से ही होता है और मल्टी पार्टनर का भी एक कारण बनता है। प्रोस्टिट्यूशन जो एक है उसके अंदर भी ये एक कारण है। अब दूसरा चीज ये है कि किसी ऐसे मरीज का ब्लड, किसी ऐसे मरीज का ब्लड जिसका लक्षण नहीं आए हैं और वैसा मरीज को दूसरे को चढ़ जाए दुर्घटनावश, तो वो उसको कर सकता है, ब्लड कांटेक्ट से हो गया। मेन कॉज जो है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तीसरी चीज आती है जो लोग ड्रग्स लेते हैं, आईवी ड्रग्स वगैरह, क्या लेते हैं? आईवी ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो एक ही निडल दूसरे के लगाते हैं, वो नई निडल तो काम में नहीं लेते हैं, तो वो एक कारण होता है। तीसरी चीज आ गई आपके संक्रमित मदर से बच्चे को, कैसे? बिल्कुल, ये जो चीज, हालांकि HIV का जो वायरस है एयर एटमॉस्फेयर में आने के बाद में सरवाइव नहीं करता है, ठीक है, उसको मीडियम से मीडियम जाने पर होता है, लेकिन बहुत लंबे चांसेस, कम चांसेज होते हैं कि जैसे किसी का रेजर, उसके ऊपर ब्लड अभी भी पड़ा है, सूखा नहीं है, और उसी रेजर को तुरंत मैंने काम लिया और मेरे स्किन के अंदर कोई डैमेज हो गया और वो ब्लड मेरे कांटेक्ट में आ गया, तो मेरे को चांसेस बनता है। ठीक है, तीसरा होता है हॉस्पिटल्स के अंदर जो आप नीडल्स वगैरह काम में ले रहे हो, सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह, अगर आपने सावधानी नहीं रखी और खुद को प्रिक हो गए तो आपको चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। ठीक है, अब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है तो मोस्टली कौन कौन सी बीमारियां होती है? TB होती है, एक कैंडियासिस फंगल इन्फेक्शन आपको आसानी से हो जाता है। और फंगल इन्फेक्शन आदमी को शरीर का, बाहर तो होते हैं चमड़ी पर दाद काज खुजली, लेकिन शरीर में किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब मान के चलो उसकी इम्यूनिटी क्या है? वीक है। ठीक है, तभी फंगल इन्फेक्शन होता है और फंगल इन्फेक्शन आसानी से ट्रीट भी नहीं होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ है। फंगल इन्फेक्शन कैंडियासिस हो सकता है, और बहुत आगे बढ़ के जाएं तो दिमाग का इन्फेक्शन हो जाता है जिसको एनसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस कहते हैं, और बीमारियों की वजह से इस पेशेंट को जान जाती है। अब इसके अंदर जो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज दी जाती है, ART कहाँ तक दी जाती है? ट्रीटमेंट। इसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्या दी जाती है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ART। क्या कहते हैं? ART। अब इसके अंदर कुछ ड्रग्स हैं, जिडोविडोन वगैरह, इस तरह से 5-6 ड्रग्स है, वो अलग अलग दी जाती है। वो क्या करती हैं? ड्रग्स का क्या है? बीमारी को ठीक नहीं करती, बीमारी ठीक नहीं होती, नॉट क्योरेबल। क्या है? नॉट क्योरेबल। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है कि जो वायरस रिप्लिकेट हो रहा था अंदर, आगे से आगे मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको सीमित कर देता है, जिससे वजह से ये बीमारी क्या है, अपने जो उसका पीक लेवल है वो कम हो जाता है। शरीर में तो पड़ी है लेकिन वो आपके लिए घातक नहीं होती। ठीक है, ये काम करती है, वायरस का जो रिप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन को रोक देती है। ये है आपका HIV का। ठीक है, अब आप कहो तो बैक्टीरियल डिजीजेज ले लो शॉर्ट में फटाफट। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले लेते हैं अपन TB। ठीक है, पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसको होता किसकी वजह से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के वजह से। किसकी वजह से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ये एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से TB होती है। अच्छा, TB कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है साहब। जो सबसे ज्यादा होती है वो फेफड़ों की TB होती है। किसकी होती है? फेफड़ों की, जिसको पल्मोनरी TB कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी TB, ये सबसे ज्यादा होती है। दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं XPTB। फेफड़ों के अलावा किसी और अंग में जो TB होगी उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। जब यह हड्डियों में हो जाए, बोन्स के अंदर हो जाए, तो उसके लिए एक अलग से नाम है पॉट्स डिजीज। क्या नाम है? पॉट्स डिजीज। ठीक है, इसके अलावा किडनी को हो सकती है, आपके फेफड़ों क्या नाम, हार्ट की मसल्स को हो सकती है, और किसी भी अंग के अंदर हो सकती है। आंतों को भी हो सकती है, नहीं, बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। लक्षण क्या आते हैं? सीधा सीधा बता देता हूं, इसके लक्षण क्या आते हैं। लक्षण क्या आते हैं साहब? लक्षण जो आता है, सबसे पहला तो मरीज को क्या आता है? हल्का बुखार आता है। हल्का बुखार आता है, और हल्का बुखार भी ज्यादा क्या आता है? शाम के टाइम आता है। किस टाइम आता है? शाम को टाइम आता है। और रात को मरीज को पसीना होता है। रात में मरीज को क्या होता है? पसीना होता है। इसको कहते हैं नॉक्टर्नल स्वेट। एक लक्षण तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, मरीज के साथ में क्या होता है कि वजन में कमी आती है और भूख कम लगती है। वजन में कम होता है और भूख भी उस मरीज को कम लगती है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा फेफड़ों के अंदर, तो मरीज को क्या आएगी? खांसी आएगी। क्या आएगी? खांसी आएगी। और खांसी कैसी आएगी? बलगम वाली खांसी। कैसी आएगी? बलगम वाली खांसी आएगी। बलगम वाली खांसी आती है। अच्छा, बलगम में कभी कभी इसके साथ में क्या आ सकता है? खून आ सकता है। कभी कभी खून भी आ सकता है। ये मोटे मोटे इसके लक्षण है। ठीक है, अब एक चीज और इसमें आती है कि ये जो होता कैसे है, फैलता कैसे? हम कह रहे हैं संक्रामक बीमारी है। ठीक है, फैलने का कारण होता है ऐसा मरीज जिसको TB है वो खांसता है तो उसके जो सूक्ष्म कण है हवा के अंदर आ जाते हैं, वो फैल जाते हैं, जिसको बिंदु संक्रमण या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। या ऐसे मरीज के पास में रात दिन कोई लगा है,
जैसे टीबी हॉस्पिटल के अंदर मैं काम करता हूँ और मैं मेरी प्रोटेक्शन मास्क वगैरह नहीं रखता हूँ या भूखे पेट जाता हूँ तो मुझे इन्फेक्शन होने का ज़्यादा होता है। तो एक तो हो गया ड्रॉपलेट, दूसरा हो गया लगातार डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। दो कारण इसके हो जाते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स दी जाती है, फैलता कैसे? फैलता है ड्रॉपलेट की वजह से, ड्रॉपलेट की वजह से फैलता है। ठीक है। फिर इसके अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, ये आपका पूछ सकते हैं। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है जिसको कहते हैं डॉट्स। क्या कहते हैं? डॉट्स। डॉट्स ड्रग्स दी जाती है इसके अंदर, डॉट्स दी जाती है। डॉट्स के अंदर एक फॉर्मूला याद रखो, राइप, RIPE। क्या याद रखोगे? राइप। राइप यानी पकना। ठीक है, तो राइप याद रखना है। राइप का हो गया रिफेम्पाइसिन, रिफेम्पाइसिन, इथाम्बुटोल, नहीं आइसोनियाजिड, सॉरी आइसोनियाजिड। ठीक है, पायराजिनेमाइड, पायराजिनेमाइड एंड इथाम्बुटोल। ठीक है। अब राइप के पीछे इसको प्लूरल बना दूं, राइप्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये ड्रग्स दी जाती है इन पेशेंट्स को। ठीक है। अब होता क्या है कि इस मरीज को दवाएं लगभग चलती है आपके 6 महीने तक। ठीक है, तो 6 महीने तक पेशेंट क्या करता है कि कोई लापरवाही में इसको छोड़ देता है। छोड़ने की वजह से क्या होता है कि इन दवाइयों के खिलाफ बैक्टीरिया के अंदर एक ताकत आ जाती, प्रतिरोधक क्षमता आ जाती। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो इन दवाएं उनके खिलाफ इफेक्टिव नहीं रहती, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस टीबी, मल्टी रेजिस्टेंस टीबी। तो रेजिस्टेंस पावर आ जाती है। उस दौरान इन दवाइयों का डोजेज बढ़ा दी जाती है और साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स और ऐड कर दी जाती है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस पावर को खत्म करने के लिए ड्रग्स ऐड कर दी जाती है। ठीक है, और दवाएं का कोर्स आपका 6 महीने की जगह बढ़कर के अब आपका क्या हो जाएगा, साल भर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन पेशेंट्स के अंदर सावधानी ये रखनी होती है कि ड्रग्स बंद नहीं करनी, दवाइयां बंद नहीं करनी। ठीक है, अब इसका पता कैसे लगाते हैं कि साहब ये बीमारी हो गई है? पहला तो आपका लक्षण हो गया, दूसरा आ गया इसका हम कराते हैं चेस्ट एक्सरे। क्या कराते हैं? चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना, जांच करना। कैसे करते हैं? एक तो चेस्ट एक्सरे से, दूसरा उसके कफ यानी स्पुटम की जांच करते हैं। ठीक है, स्पुटम की एक तो जांच होती AFB, एसिड फास्ट बेसिलाई। ये इनको जब रंगते हैं कोई डाई से तो ये उससे रंग जाते हैं, तो इसलिए इनको एसिड फास्ट बेसिलाई भी कहते हैं। तो AFB, स्पुटम AFB जांच करते हैं। पहला चेस्ट एक्सरे, दूसरा स्पुटम AFB। तीसरी जांच होती है जो कि ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ब्लड में आगे जाकर के पता करते हैं ये चीज है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हटा दूं? कौन सा? RPES, राइप्स। ठीक है, रिफाम्पाइसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनेमाइड। ठीक है, इथाम्बुटोल, नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। ड्रग्स के नाम है, इसमें दी जाती। ठीक है, राइप्स। हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं टीबी, टी से वापस टाइफॉइड। क्या नाम है? टाइफॉइड। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? तपेदिक, तपेदिक। ठीक है, या एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर। ठीक है, होता क्यों है? एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से होता है, जिसको कहते हैं साल्मोनेला
टाइफाई। क्या कहते हैं? साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है। अच्छा, कारण क्या बनता है इसका? कारण इसका बनता है कि आप जो भी दूषित खाना जो खाते हो, संदूषित खान पान जो होता है, उसकी वजह से फैलता है। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट टाइफाइड का था, उसने कहीं पर भी खांसा थूका या उसने उल्टी की, या उसके जो मल वगैरह है, मल मूत्र वो पड़े हैं खुले में, तो उसके ऊपर मक्खी बैठी आपके खाने को संक्रमित कर दिया, या वही पानी वापस पीने में काम आ गया, कहीं से सीवरेज वाटर मिल के आ गया, तो उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, या काफ़ी दिनों का खाना पड़ा है तो उसके अंदर बैक्टीरिया ऑटोमेटिक ग्रोथ करते हैं, तो वो चीज़ आपके इसका कारण बनता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये खान पान का बैक्टीरिया इसके अंदर अपना चला जाता है, उसके सप्ताह भर के अंदर इसके लक्षण आने चालू हो जाते हैं। सबसे पहले तो क्या आता है इसका लक्षण या साइन एंड सिम्टम। लक्षण जो आते हैं, सबसे पहले इसको बुखार आता है मरीज को। क्या आता है? बुखार या ज्वर। बुखार कैसा आएगा इसके अंदर? बुखार जो आता है ना, वो स्टेप लैडर पैटर्न में आता है। कैसे? सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी चढ़े, दो सीढ़ी चढ़े, तीसरी सीढ़ी चढ़े। पहले दिन बुखार कम था, दूसरे दिन उससे तेज, तीसरे दिन उससे तेज, चौथे दिन उससे तेज। तो ये इसका बुखार का एक लक्षण है, स्टेप लैडर फीवर। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये आपके आंत पे ज़्यादा असर डालता है, तो आंत संबंधी लक्षण करेगा। पहला क्या करेगा? उल्टी होगी आपको, उल्टी भी हो सकती, पेट दर्द हो सकता है और दस्त लगेगी। एंटेरिक आंत से संबंधित याद रखना। ठीक है, तो 3 लक्षण ये करेगा आपके, पेट दर्द होगा और उल्टी वगैरह हो सकती है, और साथ में क्या होगा आपको? दस्त। तो ये आ गया पेट दर्द, ठीक है, दस्त और वमन, ये चीज़ आपके इसके साथ में हो सकती है। अच्छा, तेज बुखार है तो उसके साथ में आपको नो डाउट थकान होगी, फटीग जिसको कहते हैं। ठीक है, थकान रहेगी। और क्या रहेगा? सिर दर्द। क्या रहेगा? सिर दर्द। एक चीज़ और बताता हूँ। ये बुखार क्यों आता है? हर बार इन्फेक्शन के साथ बुखार क्यों आता है? बुखार आने का रीज़न है अपना शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका एक टेम्परेचर बढ़ाता है। बढ़े हुए टेम्परेचर में कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक आपका बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स है, ताकि एक टेम्परेचर में हो सके कि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए, इसलिए बुखार आता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब ये आंत को प्रभावित कर रहा है, 3 लक्षण आ गए। आंत को प्रभावित कर रहा है, तो अब क्या आपको भूख लगेगी इन लक्षणों के साथ में? उल्टी दस्त हो रहा है, भूख लगने का सवाल ही नहीं। तो इस पेशेंट को क्या हो जाएगी? भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी, जिसको शुद्ध टर्म है एनोरेक्सिया। क्या नाम है? एनोरेक्सिया, ये नाम याद रखना। ठीक है, एनोरेक्सिया। अब एक लक्षण और आता है इनके साथ में, जो स्पेशल लक्षण है, वो लक्षण है शरीर पर दाने होते हैं। क्या होते हैं? शरीर पर दाने होते हैं, लाल दाने होते हैं, लाल गुलाबी क्या होते हैं? दाने होते हैं। ये एक इसका स्पेशल लक्षण है, लाल गुलाबी दाने होते हैं, जिनको कहते हैं रैशेज। शुद्ध हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में सॉरी, रैशेज। ये चीज इसके अंदर होती है। ठीक है, अब इसका पता कैसे लगाएं साहब कि ये बीमारी हो गई? इसका पता लगने का पहला तो ये जो बुखार वाला लक्षण हो गए। दूसरा इसका आता है आपका टेस्ट, जांचें आती है। जांच के अंदर जो जांच आती है आपकी, सबसे पहले जांच होती है आपके विडाल टेस्ट। क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट। और एक होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, यानी ब्लड के सीरम से जो जांच होती है, वो होती है टाइफाइड डॉट, जिसमें 2 इम्यूनोग्लोबुलिन चेक किए जाते हैं, IgG और IgM। ठीक है, ये जांच इसके अंदर 2 जांचें होती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपन पढ़ते हैं टाइफाइड के अंदर कि साहब ये हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो जो भी बैक्टीरिया से बीमारी होती है उनके लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो ट्रीटमेंट के अंदर इसमें दिए जाएंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है
कि आपको क्या हो रहा है कि बुखार आ रहा है, तो बुखार को इंग्लिश में कहते हैं पायरेक्सिया। क्या कहते हैं? पायरेक्सिया। तो एंटीपायरेटिक देने, एंटीपायरेटिक्स देने। फिर क्या हो रहा है इसके अंदर, एंटीबायोटिक्स दे दी। अच्छा, दस्त वगैरह लगेगी हो तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, भूख कम लगे तो कुछ आईवी फ्लूइड्स भी दिए जा सकते हैं। अच्छा, इस बीमारी का एक सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है वो बता देता हूँ, लास्ट में कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। जैसे मैंने लिखा एंटेरिक फीवर, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपके आंतें होती हैं, आंतों में जहाँ भोजन का अवशोषण होता है वहाँ छोटे छोटे अंगुली जैसे फोल्ड होते हैं, वलय होते हैं, ठीक है। उस वलय के अंदर ये बैक्टीरिया जाके फंस जाता है, ठीक है, और वहां जाकर के ये गड़बड़ करता है, तो उस वजह से क्या होता है, आंतों में दिक्कत आती है। तो लंबे टाइम तक वहां रहेगा, ये लक्षण रहेगा, अगर इसका इलाज नहीं होगा तो आंतों की बीमारी हो जाएगी। आंत का परफोरेशन, आंत फूट सकती है, आपकी आंत फट सकती है, तो उसको कहते हैं परफोरेशन। ये इसका कॉम्प्लिकेशन है टाइफाइड का, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है ना, भले ही ठीक हो गया फिर भी शरीर के अंदर रहता है, तो 1-2 साल में आदमी वापस बुखार आता है, ठीक है, तो उसको रिलैप्स हो जाता है, बुखार वापस आ सकता है, रिलैप्स फीवर हो सकता है, इसके अंदर बुखार वापस आ जाता है, रिलैप्स फीवर कहते हैं। तो इसका क्या हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है, दोबारा ये हो सकता है, ठीक है। अपन एक शब्द है मारवाड़ी में, निकालो, निकालो। क्यों? एक बार बुखार हुआ, थोड़ा दिन ठीक हुआ, और 4-6 महीने बाद वापस हो गया, साल भर बाद वापस हो गया, ये चीज़ है रिलैप्स। निकालो, बार बार निकलने वाला बुखार है जो है, निकालो। हाँ बस, ठीक है, जनरली इसी को समझा जाता है, ठीक है। बार बार होने वाली ये चीज़ रिलैप्स हो जाती है अगर ट्रीटेड ढंग से नहीं हो तो, ठीक है, ये चीज़। विडाल, विडाल नाम याद रखो, इसका नाम क्या रखो, विडाल। विडाल टेस्ट होता है इसके अंदर, क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है। विडाल नाम ही विडाल है इसका। इसके अंदर क्या होता है, टाइट्रेशन चेक करते हैं, टाइट्रेशन चेक करते हैं, जिसमें इसमें भी वापस क्या होता है कि टाइफाइड के जो फीवर होता है ना, साल्मोनेला टाइफाई, ये 2 तरह का हो जाता है, ए और बी, ठीक है। फिर एक और आता है पैराटाइफाई, ए और बी, ठीक है। इन चारों का क्या करते हैं, वो एक टाइटर देखते हैं कौन कितना है, फिर उस जांच के अंदर क्या करते हैं, टाइटर मौजूद है तो प्लस 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 प्लस, ठीक है, नहीं है तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। फिर उसमें अगर प्लस ज़्यादा है तो विडाल टेस्ट आपका पॉजिटिव है, और माइनस ज़्यादा है तो विडाल टेस्ट आपका नेगेटिव है। ये एक तरह से होता है। टाइटर का मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी है, उसका सांद्रण देखा जाता है। टाइफाइड डॉट एक कार्ड टेस्ट टाइप होता है, जिसके अंदर सीरम डाला जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट दे देता है। होता है कि टाइफाइड के खिलाफ क्या बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती है, आपकी एंटीबायोटिक बनती है, उसको ये डिटेक्ट करता है। विडाल आता है ज़्यादातर, ठीक है। और फिर पूछता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल में भी ये स्पेशल है, टाइफाइड डॉट, टाइफाइड डॉट। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना कार्ड के अंदर, वैसे उस टाइप से इसका टेस्ट होता है। अच्छा देखो, टीबी हो गई, टाइफाइड हो गई। अब अपन एक बीमारी पढ़ेंगे, एक वैक्सीन पढ़ते हो ना, डीपीटी, ठीक है। डी में से ले लो डिप्थीरिया, पी को ले लो पर्ट्यूसिस, टी को ले लो टेटनस, डीपीटी। अब इन तीनों बीमारी को अपन पढ़ते हैं। अच्छा, टाइफाइड में एक याद रखना, जहां पर टाइफाइड का आउटब्रेक ज्यादा होता है, ज्यादा फैलती है, एंडेमिक हो गई, एपिडेमिक हो गई, तो उस दौरान क्या है, टाइफाइड की वैक्सीन भी लगती है। अपने वैक्सीन शेड्यूल में नहीं है, लेकिन जहां इसका प्रकोप ज्यादा है वैक्सीन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, टाइफाइड की वैक्सीन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया जो होता है, जिसको कहते हैं गल घोटू, क्या कहते हैं, गल घोटू, ठीक है। अब मैंने जो डीपीटी टर्म बताई ना, इन डीपीटी के जो भी बैक्टीरिया या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो तो वो सब क्या करते हैं, एक जहर फैलाते हैं जिसको कहते हैं टॉक्सिन्स। इसलिए मैं इन तीनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ। इन तीनों में क्या होता है, टॉक्सिन बनता है। क्या बनता है, टॉक्सिन।
तो ये कोरिनीबैक्टीरियम जो होता है, डिप्थीरिया इसका जो बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, एक टॉक्सिन को सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है? टॉक्सिन को सीक्रेट करता है। ठीक है, असर कैसे होता है साहब, कि ये डिप्थीरिया वाले मरीज जो होते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या डायरेक्ट टच या उनकी वस्तुओं को छूने से किसी वस्तु को दूसरे में इसका संक्रमण हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया आपके शरीर में आता है, तो ये बैक्टीरिया आपके रेस्पिरेटरी, जो सांस लेने का मार्ग है, श्वसन मार्ग, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। श्वसन मार्ग को मेनली किसको प्रभावित करता है? श्वसन मार्ग को। और फिर किसको प्रभावित करता है? बहुत ही कम मामलों में, ठीक है, यानी कम मामलों में ये आपकी स्किन को प्रभावित करता है, चमड़ी को, त्वचा को प्रभावित करता है। अब होता क्या है, देखिए, सांस में आ गया, ये बैक्टीरिया पनपेगा आपका गले के अंदर और नाक की म्यूकोसा के अंदर, तो टॉक्सिन बनाने लगता है। इसमें आएगा आपका सबसे पहले बुखार, मरीज को तेज बुखार आता है। ठीक है, इसके साथ, बुखार के साथ में आपको जो कॉमन कोल्ड फीचर होते हैं, रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, सिर दर्द है, वो आएंगे। कॉमन कोल्ड के फीचर भी इसमें आ जाएंगे। कॉमन कोल्ड या फ्लू कह दें, उसके लक्षण इसमें आ जाते हैं, जैसे कि छींकना है, जुकाम है, वो लक्षण आ जाते हैं। ओके, अब क्या होगा कि इसके अंदर क्या होता है, टॉक्सिन्स जो बनते हैं गले के अंदर, एक जहर को सीक्रेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, जो अपने अंदर की जो श्लेष्मा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक सफेद परत बन जाती है, झिल्ली बन जाती है। ठीक है, गले में दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? गले में दर्द होने लगता है। और एक गले के अंदर झिल्ली बन जाती है। क्या बन जाती है? गले के अंदर एक झिल्ली बन जाती है। वो झिल्ली क्यों बनती है? कि जो अंदर गले के जो उत्तक है, म्यूकस वगैरह, वो टॉक्सिन की वजह से खराब हो गए और उसकी वजह से एक झिल्ली बनती है। और ये झिल्ली क्या करती है? आपके सांस के मार्ग को रोकती है। क्या करती है? सांस के मार्ग को रोकती है, जिसके कारण आगे जाकर के सांस में दिक्कत आने लग जाती है उस मरीज को। ठीक है, तो डिप्थीरिया का मरीज होगा, उसके अंदर सबसे जो मुख्य लक्षण है वो यही है। क्या मुख्य लक्षण है? कि गले के अंदर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, उसको बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? स्यूडो का मतलब होता है झूठी। ठीक है, स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, हालांकि अपने शरीर में नहीं होती है, लेकिन ये टॉक्सिन बना देता है। और ये स्यूडो मेम्ब्रेन क्या करती है कि आपके गले के जो ये जो गले का भाग है उसको फेरिंक्स बोलते हैं, फेरिंक्स के नीचे का जो भाग है लैरिंक्स बोलते हैं। ठीक, हाँ, तो लैरिंक्स के ऊपर जाकर के ये मेम्ब्रेन के सामने अट जाती है, तो सांस नहीं आ पाएगी, ये चीज करता है। दूसरा क्या है? गले में दर्द हो गया और गले के जो टॉन्सिल्स होते हैं, लिम्फ नोड, वो बढ़ जाते हैं। गले के क्या बढ़ जाते हैं? लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, जिसको टॉन्सिल्स कहते हैं। बोलो, एडिनाइटिस, बोलिए। देखो, वायरल HIV जो है ना, वायरल है, ठीक है ना। HIV क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। सबसे पहला चीज तो क्या है? HIV को वीक कर रहा है, इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। अब इम्यूनिटी वीक है तो आपको इन्फेक्शन कौन सा हुआ, तो आपको ट्रीट किसको करना है? HIV तो इनक्योरेबल है, HIV तो ठीक नहीं हो सकता, उसको आप लिमिट कर सकते हो, रोक सकते हो, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो HIV के अंदर जो ART दी जा रही है, वो आपके क्या कर रही है? उसको लिमिट कर रही है। ठीक है, अब HIV के आपका इम्यूनिटी कम हो गई, तो आपके घर में कोई दूसरा घुस गया है, उसको निकालना है, उस पर ध्यान देना है। क्या हो गया आपको? मान लो TB हो गई, तो TB की दवाई देनी पड़ेगी। समझ आ गया? अब मेरे को उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मेरे को एंटीबायोटिक्स देनी होगी। समझ आ रही है आपको? तो HIV अपने आप में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। जब तक व्यक्ति जीवित है, उसके अंदर वो बीमारी मौजूद है। HIV, तो HIV कभी क्योरेबल डिजीज नहीं। ठीक है, ये चीज है। लिम्फेडिनाइटिस ये आपके डिप्थीरिया के अंदर हो जाती है।
डिप्थीरिया मेन याद रखनी है, एक स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है जो गले में दर्द करती है और सांस लेने में दिक्कत करती है। क्यों बनती है? कि वो टॉक्सिन्स के कारण बनती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है कि आपको लक्षणों के अनुसार देना है। ठीक है, सबसे पहले अगर सांस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, सांस अटक रहा है, तो क्या करते हैं कि यहाँ गले के अंदर छेद कर देते हैं सांस लेने के लिए, जिसको बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी। आपकी लैरिंक्स है, लैरिंक्स के नीचे जो फेफड़े का हिस्सा है उसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर यहाँ छेद कर देते हैं ताकि यहाँ से सांस लेने में आराम रहे। ये ज़्यादातर ट्रेकियोस्टोमी होती है, बहुत ही सीवियर फॉर्म में, जब मरीज को सांस ही नहीं आ रही तो। फिर क्या, बुखार आ रहा, बुखार की दवाइयाँ दे दो, एंटीबायोटिक्स दे ही रहे हैं। ठीक है, और बचाव जो है, प्रिवेंशन कैसे करना है? प्रिवेंशन कैसे करना है? सबसे पहले तो ऐसा कोई रोगी आपके सामने है तो उसको आप अलग रखो, आइसोलेशन में रखो, ताकि वो दूसरे को बीमारी नहीं दे। ठीक है, दूसरी चीज आती है एक वैक्सीन, जो आती है डीपीटी वैक्सीन। क्या आती है? डीपीटी वैक्सीन। ये लगती कब कब है? छठे हफ्ते में, 10वें हफ्ते में और 14वां हफ्ते में, और फिर 14 से 24 महीने का जो मरीज होता है उसमें। तो ये हो गया आपके 1.5 महीने का बच्चा, 2.5 महीने का बच्चा, 3.5 महीने का बच्चा और 1.5 साल से 2 साल का बच्चा, उनको ये डीपीटी लगती है। ठीक, 3 डोज तो रेगुलर है, चौथी डोज बूस्टर डोज है। ठीक है, आजकल एक वैक्सीन आने लगी है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटा का मतलब 5, पेंटावेलेंट। इस पेंटावेलेंट में 3 तो यही है, डीपीटी। ठीक है, चौथी है हेपेटाइटिस बी और एक इन्फ्लुएंजा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, पेंटावेलेंट में ये 5 है, 3 तो यही है, 2 में एक हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा वायरस, ये लगती है साहब। तो डिप्थीरिया एक बीमारी गलघोटू कहते हैं, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होती है, जिसमें एक टॉक्सिन्स बनता है और ये टॉक्सिन्स क्या करता है? आपके श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। ज़्यादातर ये बच्चों को ही प्रभावित करता है, 1 से 5 साल के बच्चों को। ठीक है, और उसके अंदर मुख्य लक्षण है आपका गले के अंदर एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और आई थी, हाँ, स्किन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये जो लक्षण आ रहे हैं टॉक्सिन्स के, ऐसे के ऐसे चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे घाव बनते हैं और उस घाव के ऊपर ऐसे स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको बोलते हैं आपके डर्मेटिक डिप्थीरिया। वो चमड़ी को करता है, वो बहुत ही कम होता है, ज्यादातर ये रेस्पिरेटरी होता है। डिप्थीरिया हो गया। नेक्स्ट पर्ट्यूसिस, जिसको दूसरा नाम कहते हैं वूफिंग कफ या 100 डेज कफ। अब इसमें भी क्या होता है? ये बोर्डोटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। ये भी एक बैक्टीरिया है, ये भी क्या करता है? टॉक्सिन्स बनाता है। अब इसमें होता क्या है कि आप फेफड़े की स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। ये आपका ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया के बाद में ये आपका एक लंग्स हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा लंग्स हो गया। ठीक है, इस लंग्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे एयर सैक या छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है। क्या होती है? गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जिसके अंदर हवा भरती है। एल्वियोलाई आप समझ लो, ये इस तरह की शेप है जिसके नीचे से ये कैपिलरीज निकल रही है। लंग्स को समझे। फेफड़े 2 हो गए आपके। फेफड़ों के अंदर क्या है? आपके छोटे छोटे गुब्बारे हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरिया फंगस को भी आपके इसके अंदर पहुंचा तो क्या होता है कि बैक्टीरिया आपके सांस के अंदर आकर पनपने लगता है
और फिर इनकी जो एल्वियोलाइज होती है इस दीवार के ऊपर चला जाता है, यहाँ चला जाता है। यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, एक मैंने पढ़ाई थी मास्ट सेल, क्या करती है, हाँ मास्ट सेल जो हिस्टामिन सीक्रेट करती है, क्या करती है, हिस्टामिन सीक्रेट करती है। तो वो क्या करती है, इस कैपिलरीज की जो परमेबिलिटी को बढ़ा देती है, कैपिलरीज की पारगम्यता को बढ़ा देती है, उसमें से कोई भी पार हो सकते हैं। अब जो कोई इन्फेक्शन आ गया, इसके लड़ने के लिए इस कैपिलरीज की पारगम्यता बढ़ा दी ताकि इसमें से WBC मैक्रोफेजेज वगैरह इसके अंदर जा सके। अब ये बैक्टीरिया क्रैच करने लगते हैं और यहाँ म्यूकस जमने लग जाता है, क्या जमने लग जाता है, म्यूकस, जिसको कफ कहते हैं। तो अब इस जो एल्वियोलाई है पहले तो कैसी थी, बिल्कुल खाली थी, स्वस्थ थी तब। अब जैसे ये इन्फेक्टेड हो गई तो इसके अंदर क्या हो गया, म्यूकस और वो जमने लग गए और सीक्रेशन जमने लगे, और एक इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती, खुद के अंदर ही सूजन आ जाती, इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब सूजन आ जाती है तो क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था, यानी कि इस कैपिलरी के ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन तो अंदर जा रही थी और CO2 बाहर निकल रही थी। ठीक है, जब बिल्कुल स्वस्थ थी तब तो आसानी से हो रहा था। अब इसके अंदर क्या इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इसका पार्ट जो है वो लिमिटेड हो गया। अब इसके अंदर गैस का एक्सचेंज कम होता है और जो इसके अंदर फ्लूइड भरा है या जो भर गया है वही अपने कफ के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो ये मेरा समझाने का मतलब ये था। अब क्या होता है कि पर्ट्यूसिस नाम की बीमारी, जिसको वुफिंग कफ या कुकर खांसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुकर खांसी, वो उसके 100 दिन तक रहने वाली होती है, इसलिए इसको 100 डेज कहते हैं, 100 डेज कफ कहते हैं। ठीक है, होती किस वजह से, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होते हैं। ये बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस एक टॉक्सिन सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, लंग्स के अंदर के जो आपके भीतरी टिश्यू है, इंटरस्टिशियल टिश्यू, उनके ऊपर इन्फ्लामेशन कर देता है। क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन कर देता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन आ गई। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भर जाता है, एक्सुडेट वगैरह वो चीज हो जाती है, जिसके कारण गैसों का एक्सचेंज घटने लगता है। अब लक्षण क्या आता है, आप बीमारी की जो प्रक्रिया वो आपने समझ ली, होता क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर जो सबसे पहला होता है वो आपके आता है, इसके अंदर मरीज को शुरुआत के अंदर तो जुकाम वाले लक्षण आते हैं, हल्का बुखार आएगा, जुकाम होगा। ठीक है, उसके बाद मरीज को 2-1 हफ्ते तक खांसी चलने लगती है। खांसी जो होती है शुरुआत में धीमी होती है, फिर वो खांसी बढ़ती जाती है। ठीक है, और खांसी इतनी सीवियर हो जाती है बढ़ते बढ़ते कि वो मरीज न तो ढंग से खा पाता, न रात को सो पाता, इतनी खांसी आती है। ठीक है, अगर खाना खाता है तो खांसी आते आते वो जब खांस खांस के इतना परेशान हो जो खाया हुआ भी उसकी उल्टी हो जाती, वॉमिट हो जाती। ठीक है, और उस खांसने की वजह से उसकी जो मांसपेशियां हैं सांस लेने वाली वो थक जाती है बार बार खांसने की वजह से। तो जब लंबे खांसी करता है तो उसके बाद वो जैसे ही सांस लेता है, उस सांस के साथ में एक आवाज आती है, ओह ओह। ठीक है, तो वो आवाज धीरे धीरे भौंकने जैसी आवाज लगने लगती है, इसीलिए इसका नाम रखा है वूपिंग कफ। ठीक है, भौंकने जैसी आवाज आने लग जाती है। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर, शुरुआती लक्षण जो आते हैं इसके अंदर फीवर आता है और कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आते हैं, कॉमन कोल्ड के सिम्टम है। फिर आपको खांसी होती है, कफ होता है, और ये कफ जनरली कैसा होता है, ड्राई होता है। ठीक है, और ये खांसी की जो है तीव्रता बढ़ती जाती है और लंबे टाइम तक रहती है, लंबे समय तक रहती है। लंबे समय तक रहने की वजह से मरीज न तो ढंग से खाना खा सकता है और न ही मरीज रात को सो सकता है। तो होगा क्या, मरीज चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना कम खाया जाएगा, मरीज को धीरे धीरे थकान आने लगेगी और ये सारे लक्षण आने लगते हैं। अब ये बीमारी धीरे धीरे अपने आप ठीक भी होती है। ठीक है, लंबे टाइम के बाद धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। ठीक है, इसकी जांच जो होती है वो होती है, एक तो इसके लक्षण से पहचान लेते हैं कि लंबे टाइम तक खांसी है उससे। दूसरा ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके अंदर उसका कल्चर करवाते हैं। कल्चर कराने का मतलब होता है उसके अंदर जो कोई ऐसा मीडियम रख देते हैं जिसके अंदर उस बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाए। जो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ होगा उस डिजीज़ का पकड़ा जाता है, उसको कहते हैं कल्चर। तो ये चीज़ होती है। एक PCR टेस्ट होता है जो अपन करा रहे थे ना, RT-PCR टेस्ट कोरोना में। ठीक है, उसमें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक था, और इसके अंदर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
नहीं, वो उसमें नहीं। उसमें क्या होता है, उस वायरस का जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे कैसे बना है, ठीक है। अब उसी को रिवर्स टेक्नोलॉजी में वापस ले लो, ताकि उसकी एक चैन समझ में आ जाए कि ये वायरस ये है, ये स्ट्रेन है। क्या हो रहा था कि कोरोना वायरस के अंदर वायरस क्या कर रहा था, अपना रूप बदल रहा था, बहरूपिया बन रहा था। तो कौन सा स्ट्रेन है, क्या स्ट्रेन है, उसको पता लगाने के लिए उसकी हूबहू कॉपी बनाई जाती थी, ठीक है। फिर उसको पैटर्न को पढ़ा जाता था, नहीं ये वायरस का वो स्ट्रेन है, ये वायरस का वो स्ट्रेन, तो वो आरटीपीसीआर टेस्ट था, ठीक है। ये चीज़ है पहले ये चीज़ होगी। अब इसी में भी वापस बचाव का तरीका क्या है, डीपीटी वैक्सीन। बचाव का तरीका हो गया डीपीटी वैक्सीन, पर्ट्यूसिस अपना कंप्लीट। अच्छा, लंबे टाइम तक खांसी होते रहे तो क्या दो तीन बीमारियां हो सकती है उसको। एक तो हो सकता है बार बार खांस रहा है, तो खांसने की वजह से उसे नीचे के अंगों पर जोर पड़े, जहां उसकी चमड़ी ढीली है, तो वहां से उसको हर्निया नाम की बीमारी हो सकती है, एक साइड इफेक्ट। बार बार खांसेगा तो हर्निया हो जाएगा खांसने की वजह से। दूसरा क्या हो सकता है कि जो फेफड़े होते हैं खांसने की वजह से, तो ये उसकी आउटर कवरिंग जो प्लूरा कहते हैं, उसके अंदर रप्चर हो सकता है, प्लूरेसी हो सकती है, ठीक है। और लंबे टाइम तक होने की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, अगर उसको सांस नहीं आ पाई ढंग से तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, और उसकी वजह से भी लक्षण आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। डिप्थीरिया हो गया, पर्टिशियस हो गया, नेक्स्ट टिटनस, ठीक है। टिटनस, ठीक है। धनुषवात, क्या कहते हैं, धनुषवात, ये बीमारी होती किसकी वजह से, एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इस बैक्टीरिया की खास बात है, ये क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। स्पोर क्या होते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर एक हार्ड सेल बन जाता है। जैसे आपने नारियल देखा, नारियल के बाहर बिल्कुल कड़ा कवच होता है, कठोर कवच, तो वैसे कि वैसे इस बैक्टीरिया का जो बनता है फॉर्म, स्पोर बनाता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, तो वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये बैक्टीरिया अगर कहीं मिट्टी में पड़ा है, धूल में पड़ा है, तो वो 100 साल तक पड़ा रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। समझ आ गए। और जंग लगी वाले लोगों की चीज़ों को इसलिए कहते हैं, जंग लगी वाली जो चीज़ें खुरदरी हो जाती है, तो उसके अंदर इसके स्पोर आसानी से चिपक जाते हैं या फिट हो जाते हैं, ये चीज़। तो धूल मिट्टी के अंदर ये 100 सालों तक पड़ा रहता है। अब ये शरीर में एंटर कैसे होता है कि कहीं पर भी अगर चोट लगी हुई है, आपकी चमड़ी इंटैक्ट हो गई है, ठीक है, तो उस जगह पर ये अगर स्पोर चला गया या बैक्टीरिया चला गया, तो आपके शरीर के अंदर ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। ग्रोथ करने की वजह से ये इन्फेक्शन करता है। अब इस बीमारी के अंदर होता क्या है, उसको अपन एक बार समझते हैं ठीक है। उसको समझाने के पहले मैं दो चीज़ें समझाता हूँ आपको, नर्वस सिस्टम समझाता हूँ पहले। अपनी जो तंत्रिकाएं होती है, ठीक है, उस तंत्रिकाओं के अंदर क्या होता है, दो काम होते हैं। एक तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, और एक मसल्स को ढीला छोड़ना, रिलैक्स करना, ठीक है। इसके अंदर जो टॉक्सिन्स बनता है, वो टॉक्सिन किस पे इफेक्ट डालता है, आपकी नर्व्स के ऊपर या नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। किस पर डालता है, नर्व या तंत्रिका पर असर डालता है। तो इसमें एक चीज होती है, दो न्यूरोकेमिकल होते हैं, नर्व्स के अंदर कुछ केमिकल होते हैं, जिनको एक को कहते हैं गाबा और एक को कहते हैं आपके ग्लाइसिन। गाबा और ग्लाइसिन, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये क्या करते हैं, मसल्स को वापस रिलैक्स करते हैं। इनका नॉर्मली काम क्या है, मसल्स को रिलैक्स करना। ये टॉक्सिन क्या करता है कि आपके पहले तो शरीर में घुसा, फिर मांसपेशियों में बढ़ा, मांसपेशियों में बढ़ करके तंत्रिका में चला गया, तंत्रिका में जाकर के जो नॉर्मल काम कर रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर गाबा और ग्लाइसिन, उनके काम में अड़ंगा डाल देता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो मांसपेशियां जकड़ गई वो लूज नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसी को कहते हैं टिटेनस, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करती है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस होता है, जो आपके टॉक्सिन्स जो होते हैं नर्व्स को इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, मसल्स स्पाज्म हो जाती है। क्या हो जाती है, मसल्स स्पाज्म हो जाता है। समझ गए। कारण क्या है कि वो न्यूरोटॉक्सिन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं, उसके काम में ये बाधा डालता है। नहीं, वो हाइड्रोफोबिया, रेबीज, ठीक है। अब इसको समझते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस का सिस्टम समझा दिया, होता क्यों है।
ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है जिसके कारण स्पोर बनाता है, इसके कारण ये लंबे टाइम तक रहता है, तो इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये टॉक्सिन्स क्या करता है, नर्व पर असर डालता है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं रिलैक्स करने वाले वो लिमिटेड हो जाते हैं, उनका काम रुक जाता है। अब होता क्या है इसके अंदर, लक्षण क्या आता है? सबसे पहला लक्षण जो आता है कि लॉक जॉ, क्या कहते हैं, लॉक जॉ। चेहरा जो है आपकी माँ की मांसपेशियां जो है जकड़ जाती, जिसके वजह से चेहरा ऐसे लॉक हो जाता है, एकदम दांत भिड़ जाते हैं, चेहरा लॉक हो जाता है। कारण क्या है कि ये मांसपेशियां आपकी जकड़ गई है और इन मांसपेशियों का रिलैक्स नहीं हो रहा है। दूसरा लक्षण जो आता है इसके अंदर ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस क्या होते हैं कि जब इसका टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सारी मांसपेशियों को कवर करने लगता है, तो मरीज जो है पीठ की तरफ से अंदर की तरफ बैंड होने लगता है। कैसे बैंड होगा, ऐसे बैंड हो जाएगा। ठीक है, सिर इस तरफ मान लो और पांव उस तरफ मान लो। ठीक है, जो उसकी शेप कैसी हो गई, वो शेप हो गई धनुष के आकार की हो गई, इसीलिए इसको धनुषवात कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धनुषवात कहते हैं कि मांसपेशियां इतनी जकड़ गई है कि आप जकड़ते जकड़ते ये हो गए। लॉक जो तो मुंह की जकड़न हो गई, और जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ओपिस्थोटोनस हो गई, यानी कि आपके पूरे शरीर के अंदर जकड़न आने लगती। ठीक है, इसमें जो आपकी पूरी बॉडी है ना, जब मांसपेशियां जकड़ने लगेगी तो पांव से लेकर के सिर तक पोजीशन ऐसी आ जाती है जिसको कहते हैं ओपिस्थोटोनस पोजीशन है। ट्रीटमेंट बताता हूँ। ये दो चीज आ गई। फिर तीसरी चीज जो आती है, मांसपेशियां जकड़न आती है। अगर मान लो सांस की मांसपेशियां जकड़ गई तो आपको क्या होगी, सांस में दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो आपको दिक्कत करेगी। अच्छा, हाँ, तो सांस ही नहीं आएगी, दिक्कत आएगी। अब क्या होता है, दो ये मेन लक्षण याद रखने हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले ये देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है कि इनके खिलाफ एंटी सीरम पहले से तैयार होती है। क्या होती है, एंटी सीरम। ठीक है, जिसमें एंटीबॉडी रेडीमेड होती है, वो दो। और एक होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, किसी को इन्फेक्शन हो रखा है और उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है इम्यूनोग्लोबिन से, वो इसको चढ़ाया जाए, मरीज को दिया जाए। ठीक है, ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, इसके लक्षणों को कम कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये बीमारी जब तक ये इंसान है तब तक आपके अंदर रहेगी। अब ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो दिए जाए। क्या दिया जाए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिया जाए। हाँ, मैंने क्या बताया कि इसका जो स्पोर बनता है, हार्ड कवच वाला एक बन जाता है, तो वो मिट्टी के अंदर लंबे टाइम तक पड़ा रह सकता है, हवा के अंदर। जो जंग लगी हुई चीजें, जो है जंग का मतलब एक लोहा पड़ा है जो लंबे टाइम से अब तक पड़ा है, उसको यूज में नहीं लिया, पानी वगैरह लग लग उसका ऑक्सीडेशन होकर उसका जंग लग गया। अब उसके अंदर उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया को छिपने की, रुकने की जगह मिल जाती है, तो उसके अंदर ज्यादा हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हो। टिटनस लगाते हैं। टिटनस अगर आपको 12 घंटे के अंदर अंदर दे देते हैं तो सही हो जाता है। उसमें भी क्या होता है कि आपको जन्म से वैक्सीन लगना शुरू हो जाती है, तो आपके अंदर छोटी मोटी इम्यूनिटी तो होती है। ठीक है, टीटी होती है, लेकिन इसकी बूस्टर डोज समय समय पर देनी जरूरी होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, आपको उसको बढ़ा देती है, तो उसको बचाव कर लेती है। अगर आपने 12 घंटे के अंदर अंदर नहीं लगाया तो ये क्या करेगा, शरीर के अंदर घुसा, मांसपेशियों के अंदर अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा और फिर आगे अपना काम चालू कर देगा ये। ठीक है, ये चीज़ है, इम्यूनोग्लोबुलिन से। दूसरा क्या करते हैं कि आपकी बॉडी क्या है, जकड़ गई। जकड़ गई तो रिलैक्स करने वाली ड्रग्स दी जाती है। क्या दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं। मरीज को बेहोश कर दिया जाता है और मरीज को क्या करते हैं, कुछ इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी मांसपेशियां उसकी लूज हो जाए। मरीज को बिल्कुल शांत कमरा दे दिया जाता है ताकि उसको कोई भी चीज़, अंधेरा कमरा टाइप देता है ताकि उसको स्टिमुलेशन नहीं हो। अच्छा, मांसपेशियां जकड़ गई तो सांस नहीं आएगा, तो उसको लिए उसको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन वगैरह भी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये मरीज लक्षणों में सुधार हो जाता है लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती है। बचाव क्या है, बचाव के लिए वापस टीटी की वैक्सीन लगती है। क्या लगती है, टीटी की वैक्सीन लगती है। वैसे डीपीटी जो लग रहा था आपका, टीटी लग रहा था। ठीक है, अब ये तो होगी इंजरी वगैरह के दौरान। आपके कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो रहा है वगैरह हो रहा है तो उसमें भी तो आपका घाव कट रहा है,
हवा में या किसी औजार से या किसी पर बैक्टीरिया आपको शरीर को नहीं मिल जाए, इसलिए आपको कोई भी प्रोसीजर करने से पहले से भी टिटनस लगता है। डिलीवरी में भी टीटी के 2 टीके लगते हैं, क्योंकि डिलीवरी में भी औजार काम में लेते हैं, ठीक है, तो उससे पहले भी अपन टीटी लगाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, जब कभी भी चोट लगे तो उस चोट का प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है, ढंग से उसको घाव को साफ करो, जो भी आपके उसके ऊपर लगाने की एंटीबायोटिक्स वगैरह वो लगाई जाए। तो डीपीटी आपका कंप्लीट हो गया। अब 3 डिजीज और बची है मोटी मोटी, जो अपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे टीबी पड़ी थी, संक्रामक बीमारी थी, ठीक, वैसे एक कुष्ठ रोग है। क्या है? कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, लेप्रेसी या कुष्ठ रोग। इसको हैंसेन डिजीज भी कहते हैं, हैंसेन डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होती है आपके, उसमें क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, इसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका कारण है। अब जो ये बीमारी जो है ना, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात बीमारी है। यहां तक कि मिस्र की सभ्यता में भी इसका उल्लेख हुआ था 600 बीसी पहले, 600 बीसी पहले भी ये बीमारी थी। जो आज तक की ज्ञात बीमारियों में से जो भी जानकारी में बीमारी है, वो सबसे पुरानी बीमारी है, ठीक है। कुष्ठ रोग का जगह जगह मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये बीमारी जो है ना, अपने यहाँ भारत में लगभग आप मानो इरेडिकेट हो गई, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके साउथ अफ्रीका की कंट्री जैसे ब्राज़ील है, मोजाम्बिक है, वहाँ पर है, और नेपाल के अंदर है, अभी भी है, ठीक है, कैसे जाते हैं। अच्छा, ये बीमारी जो होता है ना, एकदम से हाईली इन्फेक्शियस नहीं है, धीरे धीरे फैलती है, हाथों हाथ नहीं फैलती। जैसे कि आपका वो फैला था, क्या नाम, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो ये आपके डिप्थीरिया वगैरह फैलते, इतनी तेजी से ये नहीं फैलती। अब इसका जो बीमारी फैलती है वो चमड़ी से फैलती है। इसका बैक्टीरिया जो है आपके चमड़ी के थ्रू शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसका जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया एक अजीब सा व्यवहार लेता है। क्या व्यवहार लेता है? इस बैक्टीरिया को एक टेम्परेचर रेंज पसंद है, वो है 27 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस, इसके दौरान रहता है। अच्छा, आपका बॉडी का जो कोर पार्ट है, यानी सेंटर पार्ट, जैसा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इस पार्ट में आपकी हीट ज़्यादा होगी, और बॉडी के दूर वाले हिस्से वहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। चमड़ी है जहाँ हवा से आपका टच में है, तो वहाँ पर भी आपका टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। कहाँ पर ग्रोथ करेगा? जहाँ ये टेम्परेचर उसको मिलेगा। फिर ये क्या करता है? नर्व्स पे इफेक्ट डालता है। किस पे इफेक्ट डालता है? नर्व्स में। जैसे टीटी में भी बैक्टीरिया किस पे असर डाल रहा था? नर्व्स में, वैसे इसमें भी ये नर्व्स पे असर डालता है। लक्षण क्या आता है? सबसे पहले तो ये क्या करता है कि आपके शरीर में एंटर होने के बाद में जो ग्रोथ करता है, वो सबसे पहले मुंह के अंदर करता है, मुख या ग्रास नली के अंदर, मुख मार्ग के अंदर, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के अंदर करता है। दूसरा क्या करता है? ये चला जाता है आंत के अंदर, ठीक है, वहां से ये क्या करता है? ग्रोथ करने लग जाता है। अब जैसे शरीर के अंदर ये ब्लड में पहुंच गया, एक लिमिट क्रॉस करी, उसके बाद ये ब्लड में पहुंचा, और ब्लड से शरीर के डिस्टल पार्ट, दूर वाले भागों में पहुंच जाएगा, जहां ये टेम्परेचर मिल रहा है इसको। अब इस टीबी के अंदर जो आपके नहीं, लेप्रेसी के अंदर लक्षण क्या आते हैं? 2 तरह के लक्षण आते हैं। एक तो क्या होता है, शरीर पर चकते बनते हैं। क्या बनते हैं? रैशेज बनते हैं। अब ये रैशेज बनते हैं, उनको पहचानना जरूरी होता है। इन रैशेज का किनारा तो जो होता है वो दिख रहा होता है, अंदर की चमड़ी ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल चमड़ी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आपको पेन नहीं होगा, कोई सेंसेशन नहीं होगा, पेन नहीं होगा, सेंसेशन नहीं होगा। कारण क्या है कि नर्व्स को इफेक्ट करता है, इसके अंदर की नर्व्स को मिटा देता है, सेंसरी लॉस करता है, आपका सेंसेशन खत्म कर देता है वहां पर। दूसरा क्या होता है, एक में रैशेज होते हैं जिसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर पूरे के अंदर लाल लाल चकते हो जाते हैं। 2 तरह के रैशेज इसके अंदर होते हैं। तो इसको अपन 2 भाग में भी वापस बांट सकते हैं। एक तो कहते हैं
पॉसिबेसिलरी लेप्रेसी, पॉसिबेसिलरी लेप्रेसी। इसके अंदर क्या होता है, जो ये चकते होते हैं वो 5 से कम होते हैं शरीर पूरे पर भी। क्या होते हैं? 5 से कम चकते होंगे। तो 5 से कम चकते होंगे तो बैक्टीरिया भी इसके अंदर बहुत ही कम होगा, ये चीज़ है। और एक होता है आपका मल्टीबेसिलरी। मल्टीबेसिलरी में चकते 5 से ज़्यादा होता है शरीर के अंदर। और जो आपके नर्व इम्प्रूवमेंट है वो इसके अंदर हो सकता है, जिसके अंदर तंत्रिकाएं प्रभावित हो सकती है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें आती है, होता क्या है कि शरीर के चमड़ी के अंदर ग्रोथ करे और फिर यहाँ की नर्व्स को इसने डैमेज कर दिया, नर्व्स को डैमेज कर दिया। अच्छा, आपके यहाँ शरीर के अंदर नर्व डैमेज हो गई तो उस हाथ को हिलाना करना या उस हाथ को काम में लेना धीरे धीरे कम हो जाएगा, मसल स्टिफनेस होगी। धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी, मसल्स की वीकनेस हो जाती। तो कोढ़ के रोगी जो मरीज होते हैं ना, उनके हाथ पाँवों की जो अंगुलियाँ हैं वो धीरे धीरे गिरने लग जाती, टूटने लग जाती। तो उनके हाथ जो होते हैं ऐसे एम्पुटेशन टाइप लगते हैं, खूंखे जिसको कहते हैं मारवाड़ी में। धीरे धीरे जो अंगुलियां और टोज है वो क्या होते हैं, गिरने लग जाती। ये चीज़ होता है इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा लक्षण होंगे तो क्या होगा ऐसे मरीज के अंदर कि चेहरे पर मोटी मोटी गांठें बन जाती। क्या बन जाती? मोटी मोटी गांठें बन जाती है। कान जो नॉर्मल दिखता है ये भी मोटा मोटा गांठों जैसे दिखने लग जाता है। नाक एकदम से उसका फ्लैट हो जाता है और नाक भी अलग से दिखने लग जाता है। इमेज सर्च करो मोबाइल के अंदर, अच्छे से याद हो जाएगा। लेप्रेसी इफेक्ट ऑन फेस, लेप्रेसी इफेक्ट ऑन फेस इन सीवियर केस, अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार इमेज देख लोगे अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती। अब रेसेज ऑफ लेप्रेसी देखो, रेसेज ऑफ लेप्रेसी, रेसेज ऑफ लेप्रेसी। ठीक है, चकते बन रहे हैं जिसके अंदर बाहर घेरा है, अंदर की चमड़ी साफ लग रही है लेकिन बाहर उसके ऊपर एक घेरा बना हुआ है, सफेद कलर का घेरा होता है और एक घेरे हो सकते हैं लाल कलर के। ठीक है, और इस घेरे के अंदर क्या होता है, नर्व लॉस हो जाता है, आपको दर्द नहीं होता, वहां पर चुभन वगैरह नहीं होती, यहाँ के बाल जड़ जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है इसका। ठीक है, तो इस तरह के चकते बनते हैं, इसीलिए कहते हैं कोड हो गई। क्या हो गई? कोड हो गई, ये चकते ही कोड है। ठीक है, तो अब समझ जाते हैं लेप्रेसी क्या है। हैंसन डिजीज कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होती है। इसको जो टेम्परेचर पसंद है वो 27 से 37 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका चमड़ी में और शरीर के दूर वाले भागों में होता है, तो वहीं पर यह बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और वहां पर क्या करता है कि आपके जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपके हाथों की और पाँवों की अंगुलियां धीरे धीरे खराब होकर के जड़ने लगती है। ठीक है, ये चीज है। इसको दो भागों में बांटते हैं, पॉसिबेसिलरी और मल्टीबेसिलरी लेपिलरी। ठीक है, मल्टीबेसिलरी। पॉसिबेसिलरी में 5 से कम चकते होंगे और मल्टीबेसिलरी में चकतों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, लक्षण जो आएंगे, सबसे पहले तो रैशेज होंगे स्किन के ऊपर। क्या होंगे? रैशेज होंगे। ये रैशेज या तो बहुत ही सफेद जैसे हो या फिर लाल रंग के हो सकते हैं। दूसरा लक्षण आता है कि आपके जो चेहरे, कान के पर्दे और नाक के ऊपर गठान जैसे पड़ जाते हैं, हल्क जैसे दिखने लग जाता है। कैसे दिखने लग जाता है? हल्क जैसा। ठीक है, फिर क्या होता है कि आपकी जो पेरिफेरल नर्व है, परिधीय तंत्रिका है, दूर की जो तंत्रिका है, उसमें गड़बड़ होने की वजह से लक्षण आते हैं। एक तो क्या होता है कि हाथ पांव की अंगुलियां धीरे धीरे खराब होने लगती है और कट लगने लगता है। सेंसरी लॉस नहीं होता तो क्या होगा, इस पर कोई चोट लगेगी पता नहीं लगेगा, घाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा, दर्द नहीं होगा, सड़ने लगेगी। यहाँ पर ब्लड सप्लाई और सेंसरी लॉस नहीं है, मसल्स वीक हो गई तो उसको काटने भी पड़ सकती। ठीक है, यह भी कारण होता है, उसको एम्पुटेशन करना पड़ता है। तीसरी चीज हो गई कि इसमें धीरे धीरे आदमी जो है इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये आगे जाके और दिक्कत करती हैं, जिसमें क्या हो सकता है कि अगर दिमाग में पहुंच गई तो आपको मेनिंजाइटिस जैसे सिम्टम आ सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है,
आंखों की जो पलकें होती हैं उसके ऊपर भी पलक आ जाते हैं, और पलकों की आईब्रो है वो थोड़ी थोड़ी झड़ जाती, मोटी हो जाती, ये चीज। टीबी लगभग आपके कंप्लीट हो गई। टीबी के अंदर जो दवाएं दी जाती हैं वो बता देता हूं। ठीक है, इसके अंदर दी जाती, लेप्रेसी सॉरी, लेप्रेसी के अंदर दी जाती है एक तो डेप्सोन, एक रिफेम्पाइसिन और एक क्लोफाजिमिन, क्लोफाजिमिन। ठीक है, इसको याद करो। आपके सर क्या है, चारण है, ठीक है, तो चारण से याद करा देता हूं, RDC, RDC रानीदान चारण, क्या है, रानीदान चारण। ठीक है, ये है आपकी रिफाम्पाइसिन, क्या है, रिफाम्पाइसिन। ठीक है, डी से है डेप्सोन, डी से है डेप्सोन, सी से है क्लोफाजिमिन, क्लोफाजिमिन। ये 3 ड्रग्स की डोज दी जाती है पेशेंट को। ठीक है, अब इसमें से कुछ ड्रग्स तो होती है कि आपको स्वास्थ्य के जो कार्यकर्ता है उसकी निगरानी में दी जाती है। जो पत्ता आता है ना आपका इसका, उसको कहते हैं MDR ड्रग कहते हैं शायद। ठीक है, उसका पत्ता जो आता है, इस पत्ते के अंदर 2 भाग होते हैं। ठीक है, जिसमें से 3-3 टैबलेट इस तरह से होती है और 1 टैबलेट अलग से होती है। ठीक है, ये टैबलेट तो आपको डे 1 आपको हेल्थ केयर टेकर देता है कि आप पकड़ो। फिर 28 दिन की टैबलेट जो होती है वो अलग कॉम्बिनेशन में चलती है, वो आपको घर ले जाने के लिए दे दी जाती है कि जा भाई घर पे ले, जिस दिन पत्ता खत्म हो लेके आना, अगला पत्ता लेके जाना। अब ये जो ट्रीटमेंट चलता है इसका, ये ट्रीटमेंट चलता है आपका करीबन 9 माह से लेकर के 18 महीने तक, 9 महीने से लेकर के 18 महीने तक इसकी ड्रग्स लेनी पड़ती। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है कि जैसे ही ये दवाई लेना शुरू करते हो तो क्या होता है, इसके लक्षण तीव्र हो जाते हैं। जो आपके चकते और गांठें थी ना वो लाल हो जाएगी एकदम से, और उसके अंदर दर्द शुरू हो जाएगा और मरीज तो डर जाएगा कि साहब ये आपने कैसी दवाई दी, ठीक होने के बजाय ये बीमारी बढ़ गई, वो वहां पर दवाई छोड़ देता है। ठीक है, बस पेशेंट को यही समझाना कि यहाँ छोड़नी नहीं है, ये तेरी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, तेरे को ठीक करने के लिए इम्यून रेस्पॉन्स हुआ है। ठीक है, अगर तूने दवाई छोड़ दी तो 18 महीने की जगह तेरे को दवाई लंबे टाइम तक लेनी पड़ सकती है, या फिर इन कॉम्बिनेशन की डोज बढ़ जाएगी और दवाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज है लेप्रेसी के अंदर। लेप्रेसी कंप्लीट। ठीक है, अच्छा लेप्रेसी के अंदर 1-2 चीजें याद रखनी है कि लेप्रेसी के मरीजों को क्या है कि तिरस्कार के भाव से नहीं देखना। ठीक है, अछूत की भावना से नहीं देखना। ठीक है, उस पेशेंट को आपको उतनी सिंपैथी की जरूरत है जितनी कि आम आदमी को होती है। उसको ट्रीट करो, उसके साथ में उठो बैठो, आप सावधानी रखो, लेकिन उस मरीज को तिरस्कार की भावना से नहीं देखना। ठीक है, अब आता है आपका मेनिंजाइटिस। क्या आता है, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया, 2 बीमारियां। ये 2 बीमारियां जो है उसको बैक्टीरियल नहीं कह सकते और वायरल नहीं कह सकते। इसमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है और फंगल हो सकता है, भले लिखियो। ठीक है ना, मेनिंजाइटिस जो हो सकती है आपके, मैंने वापस बता देता हूं। एक तो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, और एक है आपका मेनिंजाइटिस। ये जो दोनों बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है और फंगस से भी हो सकती है। बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, फंगस से भी हो सकती है। अगर बैक्टीरिया से तो बैक्टीरियल निमोनिया, वायरस से तो वायरल निमोनिया, और फंगस है तो फंगल निमोनिया। जैसे कोरोना के अंदर जो निमोनिया हो रहा था वो क्या था, वायरल निमोनिया था। ठीक है, और मेनिंजाइटिस भी इस तरह से होती है। अब एक चीज वापस याद रखो, फंगल इन्फेक्शन जो होता है, कवक वाला इन्फेक्शन, वो शरीर में तभी होता है जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो। जनरली वो आपके चमड़ी तक ऊपर ऊपर तक सीमित रहते हैं। सिस्टम पूरे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, अब मेनिंजाइटिस क्या है, न्यूमोनिया क्या है, छोटे सा समझा देता हूँ। सबसे पहले लेते हैं मेनिंजाइटिस। आपका जो दिमाग होता है वो सबसे पहले तो एक हड्डी से सुरक्षित है, खोपड़ी, कपाल से। ठीक है, उसके नीचे 3 परतें होती हैं। क्या होती है, 3 परतें होती है। ठीक है,
उसको पढ़ लो। डेप क्या होती है? डेप। एक सबसे प्यारी बार होती है ड्यूरामेटर। क्या होती है? ड्यूरामेटर। बीच में होती है अरेक्नॉइड और तीसरी होती है पाइयामेटर। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पाइया मैटर। ठीक है, अब इनका काम क्या है पहले तो ये समझते हैं। खोपड़ी आपकी सुरक्षा दे रही कोई भी चोट से या आघात से। ठीक है, उसके बाद में जो शॉक वेव बनती है आपके, ठीक है, आपने हेलमेट देखा, हेलमेट के ऊपर बाहर का जो इनेमल है वो तो हार्ड है, उसके अंदर क्या स्पंज है, तो वो क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं? शॉक को एब्जॉर्ब करती। ठीक है, आपका शॉकर है, क्या है? शॉकर है। ठीक है, तो ये जो इसके बीच में जो गैप आएगा उसको कहते हैं सब ड्यूरामेटर, सब ड्यूरामेटर। और इसके नीचे जो आएगा सब अरेक्नॉइड, सब अरेक्नॉइड। कोई भी झटका लगता है तो इनके बीच में फ्लूइड होता है थोड़ा सा, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है। डिस्क ब्रेक में फ्लूइड डालते हो कि नहीं डालते हो? वैसे वैसे इसके अंदर भी फ्लूइड होता है जो इसको एब्जॉर्ब को गैप करता है। दूसरा काम क्या करता है? आपके ब्रेन की क्या दूसरी प्रोटेक्शन लेयर बनाती है, एक और प्रोटेक्शन लेयर बनाती है। अच्छा, ये प्रोटेक्शन लेयर जो होती है आपके थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड तक आती है, उसको कवर करे रहती है। ठीक है, और इसके बीच बीच में क्या होते हैं? फोल्ड बनते हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर आपका ब्लड है, सीएसएफ, ब्लड के अंदर ब्रेन के अंदर एक पानी चलता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सीएसएफ। वो सीएसएफ भी इसके अंदर रन करता है। ठीक है, ब्लड और मिलकर के उस सीएसएफ से आपको न्यूट्रिएंट ब्रेन को मिलने लगते हैं, तो ये इनका काम होता है। अब इनके अंदर कोई इन्फेक्शन पहुंच गया, इन तीन लेयर को इन्फेक्शन बोल के उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस क्या है? इन तीनों का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस हो सकता है आपका बैक्टीरिया से, वायरस से और फंगस से। अच्छा, होगा क्या? अब सिर का मामला है, इन्फेक्शन हो गया तो सबसे ज्यादा होगा आपको तेज सिर दर्द। क्या होगा? तेज सिर दर्द और तेज बुखार आएगा। क्या आएगा? तेज बुखार आएगा। और धीरे धीरे मरीज हो सकता है या तो अर्धमूर्छित अवस्था में हो या बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है? बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे तो क्या आ जाएगी? ताने आने लग जाएगी। ये इसके सिम्टम्स है, कन्वर्जन कहते हैं ताणों को। ठीक है, मेनिंजाइटिस के अंदर एक स्पेशल फीचर आता है नेक स्टिफनेस। क्या आता है? नेक स्टिफनेस। ठीक है, डॉक्टर जैसे ही गर्दन को उठाता है पीछे से तो वो पूरा का पूरा उठने लग जाता है। ऐसा नहीं कि गर्दन को उठाएगा, पूरा शरीर उसका उठने लग जाता है, गर्दन एकदम कड़क हो जाती है। नेक स्टिफनेस इसका स्पेशल फीचर है मेनिंजाइटिस का। वापस मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट बैक्टीरिया से है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दो, ताने आ रही है तो ताने रोकने की ड्रग्स दो, बुखार है तो बुखार का ड्रग्स दो। वायरल है तो वायरल का ट्रीटमेंट, वायरस की दवाएं नहीं होती, एंटीवायरल ड्रग्स जरूर आती है, वो वायरल को कम कर सकती है, धीरे धीरे ठीक होती है। आप वायरल का क्या कर सकते हो? सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हो लक्षणों के अनुसार। ये चीज़ फंगल है तो फंगल के ट्रैक से चलेगी। दूसरा क्या होता है कि मेनिंजाइटिस हो गई तो मरीज का व्यवहार अजीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजीब व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि दिमाग पर असर करा है तो वो किसी चीज़ को समझने की चीज़ को अलग तरीके से समझता है। उसके अंदर अगर तेज रोशनी पड़ी तो भी उसको इरिटेशन होने लग जाएगी, ये क्या चीज़ आई। ठीक है, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया जैसे बेहोशी जैसे हालत में रह सकता है, और लाइट से उसको एलर्जी हो सकती है, फोटोफोबिक हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो मेनिंजाइटिस के मेन लक्षण हो गया तेज बुखार, तेज सिर दर्द, ठीक है, और उसका असंयमित व्यवहार जिसके अंदर उसको लाइट से चुभन वगैरह, बेहोशी, ऐसे चीज़ें आ सकती है। और ज़्यादा सीवियर है तो उसको ताने आ जाएगी। और एक स्पेशल लक्षण आता है नेक स्टिफनेस। ठीक है, ये चीज़ अब पता कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं? रीढ़ की हड्डी के अंदर सुई लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? रीढ़ की हड्डी के अंदर। रीढ़ की हड्डी के अंदर आपकी कितनी होती है? 33 कशेरुकाएं होती है, 33 वर्टिब्रा होती है। ये अपने पूरे पूरे कशेरुकियों की वर्टिब्रेट की पहचान है, चाहे जिराफ हो चाहे इंसान हो, सबके अंदर कितनी है? 33। उसमें भी क्या होता है कि लंबर साइट होती है,
7 सर्विक्स में हो गई, 12 हो गई आपके थोरेसिक की, 5 हो गई लंबर की, और 5 आ गई सैक्रम की। जोड़ो कितने हुए? 5 10 22, 22 और 7 29, कम कैसे हो गई? 7 12 5, ठीक है। ये चीज़ है, वापस एक बार इसको रिवाइज करूँगा। 7 सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 4, ठीक है। कितनी होगी? 27। और 4 जो होती है आपकी जो पूंछ होती है, जिसको कॉक्सिस बोलते हो, उसके अंदर होती है पूंछ, ठीक है भाई। आदमी के अंदर पूंछ नहीं, लास्ट का जो टेल पार्ट बचा है, रिमेनिंग पार्ट, उसके अंदर होती है 4। जोड़ हो गया क्या पूरा? 33 हो गया ना, ठीक है। तो ये लंबर वाला एरिया होता है। लंबर का मतलब कटी प्रदेश, यहां से पसलियों के बाद में लेकर के स्कैल्प तक का, यहां से जहां अपन कमर पे हाथ रखते हैं वो प्रदेश। वहां पर क्या होती है कि L4 और L5 के बीच में, L5 के बीच में सुई डालते हैं। क्या डालते हैं? सुई डालते हैं। जैसा मैंने बताया, ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड चलता है, CSF फ्लूइड। उस CS फ्लूइड को सुई के द्वारा बाहर निकाला जाता है, फिर उसकी जांच कराई जाती है। क्या कराई जाती है? जैसे ब्लड निकालते हैं वैसे वैसे CSF निकालते हैं, उसकी जांच कराई जाती है और मेनिंजाइटिस का पता लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा CT स्कैन करा लो, ब्रेन का पार्ट है तो, ठीक है। बाकी चीज़ें ब्लड टेस्ट वगैरह है, बैक्टीरिया है तो WBC बढ़े हुए आएंगे, वायरल है तो WBC घटे हुए आएंगे, ऐसा कुछ करके चलता रहता है। ये हो गई इसकी जांचें, ठीक है। तो न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस आ गई समझ में। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, अच्छा न्यूमोनिया जो है वापस वही फैक्टर आ गया, 3 चीज़ों से हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से हो सकती है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया करके आता है, वो ज़्यादा करता है। कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया ज़्यादा करता है, ठीक है। वायरल के अंदर जो आपका हर्पीज मैंने पढ़ाई थी ना, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो हर्पीज वेरेसेला और हर्पीज जोस्टर जो वायरस होता है वो ज़्यादा करता है, ठीक है। हर्पीज का कॉम्प्लिकेशन भी बताया था, अगर हर्पीज टाइम नहीं और ज़्यादा सीवियर सिम्टम हो तो निमोनिया हो जाएगा, तो वो करती है वायरल डिजीज में, ठीक है। फिर कैंडिडा जो होता है फंगस, वो नॉर्मली करता है। एक एस्परजिलस करके फंगस होता है, वो भी करता है। लेकिन अगेन याद रखना, फंगल इन्फेक्शन तभी होगा जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके अंदर निमोनिया के अंदर मोटी मोटी चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मरीज को क्या आता है? फीवर आता है। क्या आता है? फीवर आता है। दूसरा मरीज को क्या आता है कि खांसी आएगी। क्या आएगी? खांसी आएगी। अब खांसी आपकी बैक्टीरियल है तो प्रोडक्टिव होगी, उसके अंदर कफ आएगा, ठीक है। वायरल है तो प्रोडक्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। फंगल में भी वही चीज़ है, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों हो सकती है। अब इसका पता कैसे लगता है कि जो कफ होता है स्पुटम का कल्चर करवाते हैं तो पता लग जाता है कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस है, कौन सा फंगस है। अच्छा, लंबे टाइम तक फीवर और कफ है तो मरीज को क्या होगी? फटीग होगी, थकान आएगी, ठीक है। अच्छा, न्यूमोनिया के मरीज को भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी। अच्छा, इन 3 लक्षणों के साथ में क्या होता है कि लंबे टाइम तक खांसी आने की वजह से उसको सांस में भी दिक्कत होने लग सकती है और ऑक्सीजन वगैरह लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो निमोनिया के मोटे मोटे लक्षण ये हो जाते हैं। निमोनिया की जांच कराने के लिए क्या कराया जाता है? चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? चेस्ट का एक्सरे करवाया जाता है। अच्छा, चेस्ट में कहाँ कहाँ पर है उसके आधार पर निमोनिया को वापस बांट सकते हैं। किसी पार्ट विशेष में है तो उसको कह देते हैं, किसी लोब में है तो लोबार निमोनिया कह देते हैं, और पूरे के पूरे शरीर फेफड़े के अंदर है तो वो निमोनिया हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर चलती है। अच्छा, निमोनिया, ये चीज़, निमोनिया फैलता कैसे है? मेनली जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। किससे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। ये हो गया आपका निमोनिया। अब कोई डिजीज एक बार बाकी बची है तो देख लेते हैं। अच्छा, लेप्रेसी के अंदर एक चीज मैंने बताई थी ना, नाक जो चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? नाक चपटा हो जाता है। उस नाक को एक स्पेशल टर्म दी है, जो घोड़ी की काट होती है ना, ऊपर चढ़ते हैं घोड़ी की जो काठी, तो उसमें देखते हो ना आप, बैठने की सीट जो होती कैसी होती है? चपटी होती है एकदम, ठीक है। वैसा नाक हो जाएगा आपका, यानी कि जो नाक बिल्कुल ऊपर से ऐसे राउंड शेप में नहीं होकर के बिल्कुल फ्लैट होगा, उसके ऊपर किसी चीज को ठहराया जा सके, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं सैडल नोज। क्या कहते हैं? सैडल नोज, ठीक है। ये हो गई आपके कंप्लीट। अब जो मैंने बताया था आपको क्या नाम, HIV।
HIV क्या था? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी। ठीक है, 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ लेते हैं, फिर आपका बेस कंप्लीट कर देता हूँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है 3 है। एक तो आपका HIV हो ही गया, ठीक है। एक वैसे और भी है छोटी मोटी, लेकिन मेनली जो है 2 और पढ़ा देता हूँ। एक तो है सिफिलिस। क्या? हाँ, है बैक्टीरियल, लेकिन फैलती कैसे? सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। STD, टेलीफोन वाले STD नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज यौन रोग या फिर रतिज रोग, रति क्रिया के द्वारा होने वाले रोग, रतिज रोग। ठीक है, ये चीज आ गया आपका सिफिलिस। अच्छा, सिफिलिस का जो कॉज है वो क्या है? ट्रेपोनीमा पैलिडियम। ट्रेपोनीमा पैलिडियम ये बैक्टीरिया करता है साहब। ठीक है, होता क्यों है? असुरक्षित यौन संबंध की वजह से। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके साथ में यौन संबंध हुए तो उसका कारण बनता है। ठीक है, दूसरा कारण होता है अगर मदर संक्रमित है और बच्चा जन्म ले रहा है गर्भ के रास्ते से, तो उसको भी इन्फेक्शन मिलता है। यौन ट्रांसमिट है तो होगा ही होगा। बच्चा अगर लेडी डिलीवर होने वाली है तो उसको हो सकता है। होगा क्यों, वो आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो लक्षण आते हैं ना, वो चीज क्या आती है? सबसे पहले लक्षण पढ़ते हैं। संक्रमण का तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, लक्षण जो आते हैं, जो जननांग होते हैं, जेनेटेलिया, उनके ऊपर एक तरह का व्रण या कह सकते हैं घाव बनता है। क्या बनता है? व्रण या घाव बनता है। उसको मेडिकल टर्म में कहते हैं सेंकर। क्या कहते हैं? सेंकर। ये इन्फेक्शन होने के 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सेंकर की पहचान क्या होती है? कि ये ठोस होगा। कैसा होगा? थोड़ा हार्ड फील होगा। दूसरा क्या होगा? इसके अंदर घाव तो होगा लेकिन दर्द नहीं होगा, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। दर्द नहीं है तो उसकी पीड़ा भी कोई नहीं लेगा। मेल में है तो मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाहर की तरफ, उसको तो दिख भी जाएगा। फीमेल के जेनिटेलिया अंदर की तरफ हो गया तो उसको पता ही नहीं लगेगा। अगर ऊपर की स्किन पे होता तो पता चल जाएगा, अंदर की तरफ होता तो कई लोगों को पता भी नहीं चलता है। और ये सेंकर थोड़े दिनों में अपना आप ठीक हो जाता है, अपना आप ही ठीक हो जाता है। अब इसकी आती है नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में ये क्या करता है कि पूरे शरीर के अंदर क्या आ जाता है? नेक्स्ट स्टेज के अंदर इसके कुछ लक्षण आते हैं, जिसमें क्या होता है? स्किन के अंदर चकते और होने लग जाए, स्किन रैशेज होने लगते हैं। ठीक है, ये तो सही हो गया, सही हो गया, घाव सही हुआ है, लेकिन इसका बैक्टीरिया आपके सिस्टम में, ब्लड में मौजूद है। बैक्टीरिया क्या आपके सिस्टम में मौजूद है, वो अपनी संख्या बढ़ाने में लगा रहा है, वो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है अपनी। ठीक है, अब वो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है तो जो ये स्टेज हुई ना, ठीक हो गई, उसके वापस 2 से 10 हफ्ते बाद या 2 से 10 हफ्ते बाद वापस ये स्टेज आती है। इसमें क्या होता है? शरीर के ऊपर वापस चकते बनते हैं, दाने या चकते बनते हैं। क्या बनते हैं? दाने या चकते बनते हैं। ये दाने और चकते क्या हो गए? इनके अंदर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन क्या करते हैं? आपके लिम्फ नोड को भी बढ़ा देते हैं। मैंने बताया ना कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो बैक्टीरियाज को अपने अंदर पकड़ लेते हैं, पकड़ करके लिम्फेटिक वेसल से जाकर के लिम्फ नोड के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे ज़्यादा संख्या बढ़ती है तो लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं। ज़्यादातर आपके एक्जिला में, आपके ग्रोइन में, आपके यहाँ जबड़ों में वे आपके लिम्फ नोड बढ़ने लगते हैं। तो क्या होगा? दूसरा, लिम्फ नोड बढ़ेंगे, लिम्फ नोड बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर जो आपके जो ये बढ़ेंगे, क्या नाम, रैशेज, उस रैशेज के अंदर क्या होगा कि आपके जो बाल होते हैं ना, वो उड़ जाएंगे वहाँ से। बाल कैसे उड़ेंगे? गुच्छे के रूप में, 1-2 बाल नहीं, अलग से ही लगेगा। जैसे दाढ़ी का हिस्सा है, यहाँ से कुछ बाल एक साथ हटा दिया जाए तो पता लग जाएगा ना, यहाँ से पैच गायब हुआ है, पूरा का पूरा ब्लॉक गायब हुआ है, तो पैची हेयर लॉस होता है। फंगल इन्फेक्शन भी होता है, इंजेक्शन फंगल में लगता है, इसमें नहीं, फंगल में भी होता है, लेकिन हाँ, बाल जहाँ से भी घाव होंगे, ये रैशेज होंगे, वहाँ पर पैची हेयर लॉस होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होगी इसके अंदर कि ये भी धीरे 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 ठीक होगी,
रैशेज होंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर मौजूद है। अब इन दोनों स्टेज के अंदर अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो ये सीवियर रूप धारण कर लेता है, खतरनाक रौद्र रूप धारण करता है। उस रौद्र रूप में क्या होता है कि ये आपके शरीर के जो हार्ट है, नर्वस सिस्टम है, उस पर इफेक्ट डालता है। क्या डालता है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। नर्वस सिस्टम में तो ये क्या करेगा कि आपके शरीर के अंदर मेनिंजाइटिस कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप के अंदर पैरालिसिस कर सकता है, ठीक है। कार्डियक सिस्टम में चला गया तो आपकी जो नसें हैं उनका इन्फेक्शन करेगा, वेस्कुलाइटिस। एओर्टा है उसको इन्फेक्शन करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, नसों में इन्फेक्शन करता है तो वहाँ पर एक, जैसे ये नस चल रही है, ठीक है, इसकी नस की दीवार कमज़ोर हो गई, क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होने की वजह से एक ऐसे यहाँ ब्लड ज़्यादा घुसने लग जाता है इसके अंदर, और फिर ये फट जाता है। इसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म, यानी एक साइड से दबा बना और वो पंचर हो गई। अब आपके शरीर की बड़ी नस एकदम पंचर हो जाएगी तो हाथों हाथ ब्लड लॉस और वहीं ख़त्म, मौका ही नहीं मिलेगा, एन्यूरिज्म, ठीक है। एक चीज़ और होती है जिसके अंदर क्या होता है कि शरीर पे ऊपर छोटी छोटी गांठें हो जाती है। क्या हो जाती है, छोटी छोटी गांठें हो जाती है, चमड़ी के अंदर अलग से महसूस होती है, वो गांठें टाइप हो जाती है। अच्छा, तो मोटा मोटा ये क्या है, इसको हिंदी में सुजाक भी, सुजाक गोनोरिया को कहते हैं, सॉरी सिफिलिस को क्या कहते हैं, अरे सिफिलिस को, सिफिलिस ही याद रखें, नाम हिंदी याद नहीं आ रहा इसका, सिफिलिस ही है ना, ठीक है। तो ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, पहला तो ये याद रखें। अच्छा, मदर की वजह से बच्चे को होगा ना तो उसकी आंखों पर असर आता है, कंजक्टिवाइटिस। क्या होता है, आंखें आ जाती है बच्चे की, और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बच्चा अंधा हो सकता है। क्या हो सकता है, बच्चा अंधा हो सकता है, ये चीज़ है। तो इसकी जांच कैसे होती है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो दाने होते हैं ना, चकते, ये एक ही ऐसी बीमारी है, बाकी किसी बीमारी के अंदर हाथ के और पांव के तलुओं पर आपके कोई दाने कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, वो फाले हाथों में भी होने लग जाते हैं, फोड़े दाने वाले। ये एक चीज़ ध्यान रखना, सिफिलिस में इसमें ही होते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा आपका सिफिलिस खत्म हो गया। सिफिलिस की जांच कैसे होती है, जांच के अंदर एक टेस्ट होता है VDRL टेस्ट। कौन सा होता है, VDRL टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, VDRL टेस्ट। अच्छा, जो ये सेकंड स्टेज जो होती है ना इसकी, लक्षण आने के बाद में, इसके बाद में जो ये शरीर अपने अंदर सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, काफ़ी टाइम तक एक्टिवेट नहीं होता है, सुप्त अवस्था में। जब एक्टिवेट होगा तो वो खतरनाक लक्षण कौन से लाएगा, लकवा, मेनिंजाइटिस, हार्ट के ऊपर असर, शरीर के ऊपर मोटी मोटी गांठें। अब बचा है गोनोरिया। गोनोरिया, गोनोरिया भी क्या है, STD या वेनेरियल डिजीज है, STD या वेनेरियल डिजीज है। ये किसी वजह से होता है, निसेरिया गोनोरिया की वजह से होता है, निसेरिया गोनोरिया की वजह से डिजीज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके लक्षण सीधे सीधे सिंपल आते हैं। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के साथ में कोई व्यक्ति संपर्क में आता है यौन संबंधों से, तो उसको इसके लक्षण आते हैं। मेल में क्या आएगा, मेल में क्या होगा कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर आपको पेशाब में जलन होगी। क्या होगी, पेशाब में जलन होगी या दर्द होगा, पेशाब में जलन या दर्द होगा पेशाब करते टाइम, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेज में मल द्वार में भी ये की दिक्कत होती है, मल वगैरह त्यागते हैं तो भी दिक्कत आ गई, क्योंकि नियर मोस्ट पार्ट है, अगर बैक्टीरिया क्रॉस करके उसके अंदर घुस जाता है तो वहाँ पर ये ग्रोथ करता है और वहाँ जाकर भी ये भी काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि पेशाब के साथ में एक्सुडेट मवाद आने लग जाता है। क्या आने लग जाता है, मवाद, पस आने लग जाती है, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज होगी तो जो आपके वृषण है, टेस्टिस, उसमें सूजन हो सकती है और दर्द हो सकता है, ठीक है। और काइटिस, टेस्टिस के अंदर सूजन और दर्द हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आगे मेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या आएगा, वापिस वही पेशाब के अंदर दर्द होगा, ठीक है, मवाद उसमें भी आ सकती है, और पीरियड्स के दौरान
अगर कोई छोटा मोटा है तो उसके अंदर बीच में ब्लीडिंग होने लगती है, कोई ज़रूरी नहीं पीरियड के दौरान आए, पीरियड का जो बीच का पीरियड टाइम है उसके दौरान भी आपको पीरियड के अलावा भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि आदमी में तो टेस्टिस में सूजन आती है, उसके यूट्रस वगैरह ओवरी शरीर के अंदर है, पेल्विक पोर्टल में, तो जो पेल्विक भाग है श्रोणि प्रदेश जो है वहाँ पर आपको पेट दर्द हो सकता है, यहाँ पर वहाँ दर्द हो सकता है। तो फीमेल के अंदर 2 लक्षण तो ये सेम लेके चलो। तीसरा लक्षण होगा आपका ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग एक्सेप्ट पीरियड, पीरियड के अलावा भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। दूसरा आपको क्या होगा कि पेल्विक रीजन के अंदर, पेल्विक रीजन के अंदर आपको पेन होगा, या फिर आपका लोअर एब्डोमेन जो है वहां पर भी आपको पेन होगा। ठीक है। अब 2 चीजें नोट करो कि आदमी के अंदर तो हो रही है टेस्टिस के अंदर सूजन, और फीमेल के अंदर क्या हो रही है, जननांगों के अंदर जो पेल्विक रीजन के अंदर जननांग है वहां पर सूजन और दर्द हो रहा है। अगर ये बीमारी ट्रीट नहीं होगी तो क्या करेगी, आगे नपुंसकता या फिर बांझपन का काम करेगी, नपुंसकता या बांझपन का काम करेगी। ठीक है। और क्या करती है कि सीवियर फॉर्म में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में पड़े जाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, फिर आपके जितने भी जॉइंट होते हैं उन जॉइंट को प्रभावित करते हैं, जॉइंट आपके सूज जाते हैं और जॉइंट में दर्द होता है। ये इसका जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन है अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, एक तो जॉइंट पेन और स्वेलिंग दर्द होगा, और दूसरा है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं होता नपुंसकता हो सकती है, ये चीज़ है। अब ट्रीटमेंट में ज़्यादातर क्या होता है कि इसके अंदर एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है, जननांगों की साफ सफाई की जाती है, और असुरक्षित यौन संबंधों से जहाँ तक हो सका जाए बचा जाए। ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर रहती है। अच्छा, जांच जैसे सिफिलिस के अंदर होती है VDRL टेस्ट, इसके अंदर भी VDRL टेस्ट होता है। VDRL टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, एक छोटा सा कार्ड होता है जिसके अंदर गोल हिस्सा होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, सीरम को डाल देते हैं, आपका ब्लड का पार्ट सेपरेट करके सीरम डालते हैं, फिर उसको अंदर अंदर घुमाते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर भी वापस 1 या 2 डॉट बनने लगते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर हाईलाइटेड पार्ट आता है वैसे वैसे इसके अंदर हाईलाइटेड पार्ट आता है, VDRL पॉजिटिव या नेगेटिव घोषित कर दिया जाता है। VDRL में फिर आगे सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, कल्चर कराया जाता है, जिसमें पता लग जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है। अच्छा, अब अपन ने जितनी भी डिजीजेज पढ़ी है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, उनमें बैक्टीरियल और वायरल का तो अपने को अलग अलग हो गया। ठीक है। बैक्टीरियल वायरल के अलावा अपने एक चीज हो गई, यौन संचारी रोग आ गए, डिजीज आ गई। ठीक है। अब अपने पास बचेगी सिर्फ और सिर्फ फंगल डिजीजेज। क्या बढ़ेगी, फंगल डिजीज। ठीक है। नाम की है वो अपन लास्ट में कर लेंगे। ठीक है। ये चीज़ आपका लगभग ये चैप्टर कंप्लीट होने को आएगा। ठीक है। अब इसमें एक काम ये करना कि डिजीजेज जो हैं उसके लक्षणों पे ज़्यादा गौर मत करना, जो खास ध्यान देने वाले लक्षण है उनको फोकस करना। ठीक है। नहीं तो क्या होता है, एक दूसरे बीमारी आपस में उलझ जाएगी। याद क्या करना, डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और कौन से अंग को प्रभावित करता है। ठीक है। और मेन लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण। जैसे निमोनिया के अंदर मुख्य लक्षण क्या है, खांसी और सांस की दिक्कत। ठीक है। अच्छा, सिफिलिस के अंदर क्या आया, जननांगों की समस्या, जननांगों के अंदर ये चीजें होती है, फैलने का तरीका यौन संचारी रोग। उसके अंदर पर्ट्यूसिस के अंदर चले तो क्या है, बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स, और सरेले के अंदर क्या कराता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है जिसको कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन। टिटनस में चले, टिटनस में क्या हुआ, वापस टॉक्सिन्स बना। हाँ, उसके अंदर मेन फीचर्स क्या है, मांसपेशियों की जो जकड़न आ जाती, क्या आ जाती, मांसपेशियों की जकड़न। हाँ, अब उसके लक्षण कहाँ आएंगे, हो सकता है आपके जबड़े में आ जाए, हो सकता है आपके पूरे शरीर में आ जाए, बिल्कुल। ठीक है। तो ये मेन लक्षण पे आपको फोकस करते हुए चलना है। ठीक है। ये डिटेल में मैंने इसलिए बताई है कि वो दिमाग के अंदर छप जाए, स्टोरी की वजह से आपके दिमाग में समझ जाएगी। तो यहाँ आपका ये लगभग बीमारी का चैप्टर कंप्लीट, और कल लेंगे यहाँ पर फंगल डिजीज। थैंक यू।